मैं भी इतने साल से जा रहा था, मैं तो सोच ही नहीं सकता कोई लेपर्ड होगा, लेकिन वो आपस में आंखें मिली हमारी कि मुझे ये करना है। ये आए हैं, इनको करवाया जा रहा है। They have come out of compulsion. Yes. And I have come out of choice. Right. तो मैंने कहा ये डिफरेंस है कि मुझे करना है इसलिए मैं कर लिया, इनको दे आर बाउंड टू डू दिस थिंग। Right. तो कोई भी चीज अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 दिन भूखा रहना है, 1 दिन भूखा रहना चाहिए, पानी नहीं है, धूप नहीं है, जो भी चीज वो सब में रहना सिखा देते हैं। अच्छा, इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। यस, मतलब भूखा रहना पड़ेगा आपको। 25-30 भेड़ियों ने मेरे को घेर लिया। अच्छा जी। घेर लिया, मैं दौड़ करके एक पेड़ पर बैठ गया जा करके। उसने जंप लेकर के उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करी। उसने जैसे ही पूंछ पकड़ी, उसने ऐसे झटका दिया उस कुत्ते को, 10-15 फुट दूर जाके गिरा कुत्ता। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूंछ में भी इतनी ताकत होती है इनके कि मतलब वो झटका से मतलब जो है कुत्ता जो है दूर जाके, और मेरी तो टांग टूट करके अलग हो गई थी। अच्छा। हाँ, लिटरली मेरी टांग टूट के यूं अटक गई, दोनों लिगामेंट्स टूट गए। अब जब मैंने इसको यूं मैंने आगे खोसने, इसको खोल करके कोशिश करूँ तो हिले ही नहीं है, तो क्योंकि हिले का ऐसे तो ये तो डिटैच ही हो गई बॉडी से। अब वो पता चला, मैंने देखा तब जब यूं सीधा करा तब मतलब आप मैं उस दर्द को भूल नहीं सकता। अच्छा। फिर मुझे एयरलिफ्ट करके बरेली हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में कराया, 3 महीने का प्लास्टर चढ़ा। अच्छा। डॉक्टर ने कह दिया मिस्टर दुल्लर यू आर फिनिश्ड। उसके बाद 17 पीक क्लाइंब करी मैंने। करवास होते हैं जो बर्फ के अंदर फट के 100-150 फुट अंदर फट जाती है बर्फ, Okay. उसको करवासेस बोलते हैं। Okay. वो सबसे ज्यादा डेंजर है। तो भाई ऊपर फ्रेश स्नो पड़ गई, नीचे करवास है, आपका पाँव चला गया तो वो नीचे घुस जाओगे, सीधे अंदर चले जाओगे। उसने करवट बदली होगी, बदली तो बोले उसको हिला नहीं गया। ओके। भाई बर्फ गिरी हिला कैसे? ऊपर से। हाँ, ठीक। तो बोले जेंटलमैन वी हैव बरीड। 350 आदमी लाइन लगी रहती है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए एक दिन में। पहले बुजुर्ग लोग किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बंदा हो, उसको टोकता था कि भाई तू गलत कर रहा है जी। आज जो पड़ोस के बच्चे को छोड़ के खुद के बच्चे को भी नहीं टोकते माँ बाप, क्योंकि समय ही नहीं उनके पास। सुबह जाते हैं, शाम को दोनों सर्विस कर रहे हैं। अरे यार मस्ती करना, दारू मैंने नहीं सीखी, तो नहीं पी। ठीक है, आपने ताउम्र नहीं पी ना। बोले यार लेकिन तुम पहाड़ तो ही नहीं राजस्थान में, तुम पहाड़ी कैसे बन गए? इन सब ये तो IDPP का समझता, ये सब जने पहाड़ों पे ही घूमते रहते हैं। मैंने कहा सर सब चीजें माइंड सेट है, आपने को दिमाग में लगा लिया करना है मीन्स करना है। कोई भी चीज कर रहे हो उसको अगर वो आपके अपने शरीर में घुसा अंदर डालनी है तो उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात है जी। मैं अगर घूमने जा रहा हूँ तो मुझे उस माहौल का, उस नेचर का, उसका मजा, चिड़िया क्या बोल रही है, माहौल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मेरे को मिल रही है कि नहीं मिल रही, फना मिल रही है, जो मसल्स काम में नहीं। जीप तो बहुत काम में ली जा रही है आजकल, वो अलग है। एक मैंने एग्जांपल दिया है, जो मसल्स आपके, कोई भी बच्चा हो, कोई बुढ़ा जवान, मैं चैलेंज करता हूँ आप इस हाथ को लेके 1 घंटे बैठे रहो, ये हाथ सो जाएगा। इंसान की क्या फितरत ही है कि इजी चीज जो है ना वो अडॉप्ट बहुत जल्दी करता है, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड। राइट। इस माध्यम से बता रहा हूँ कि मेरे को आज भी पहाड़ पे जब चढ़ता हूँ तो वो नहीं पकड़ पाता है जो मैराथन 41 किलोमीटर दौड़ता है। अच्छा जी। हाँ, तो मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, मैं जुकाम भी हुई है। अच्छा जी। मैं को मतलब मैं गाता हूँ 60 ईयर्स तक तो मेरे को ये भी नहीं पता मेरे खांसी भी हुई कभी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤੀ 3:30 ਵਜੇ ਲੋਕੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਮੈਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਜੀਵੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ ਮੈਸੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਡਵੈਂਚਰ
ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਇਵੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਲਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਉਮਰ ਅੰਦਰ स्वीट 16 ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨटेन हो रहा है, ਇਹਦੀ ਕੀ कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा जी। और दूसरा अपने जीभ पे कंट्रोल। अच्छा जी। खाना पीने के अंदर आपको वही खाना है जो अपनी सेहत के लिए ठीक है, वो भी समय के ऊपर। अच्छा जी। मन में आए जैसे एक सेल्फ डिसिप्लिन, भाई सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे चलना है, इतने बजे घूमना है। अब क्योंकि अभी मेरी एज 75 ईयर्स हो गई है, तो अब आप इस 75 साल की जो मैंने इस उम्र निकाली है तो उसमें हर अप्स एंड डाउन्स हमेशा आए हैं जी। और लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश करी है कि जो मेरे को टारगेट या मेरे दिमाग में जो चीज़ है कि मेरे को अचीव करना है, उसको मैंने कोशिश करी और अचीव भी किया ऊपर वाले की मेहरबानी से। 73 में मैकेनिकल इंजीनियर से डिग्री ले ली मैंने, NIT जमशेदपुर जो है, टाटा नगर भी बोलते हैं उसको जी। मैंने 73 के अंदर 400 मीटर इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया। रोडवेज में काम करता हुआ कोई आदमी को जब कहता हूँ कि भाई मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो मानते ही नहीं है, क्योंकि माहौल, कंडक्टर, ड्राइवर जो जिनका कोई लाइफ ही नहीं है, सड़क पे घूमते रहते हैं, वो कैसे मेंटेन किया होगा। राइट। उसमें ऊपर वाले की मेहरबानी भी रही है जी, जो उसने मुझे डाइवर्ट नहीं होने दिया। अदरवाइज तो पता है कि नशे की लत जो भी है, जो माहौल होता है वो लगी जी जी जी, बहुत ही आम सी चीज है। पहले बुजुर्ग लोग किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बंदा हो, उसको टोकता था कि भाई तू गलत कर रहा है जी। आज जो पड़ोस के बच्चे को छोड़ के खुद के बच्चे को भी नहीं टोकते माँ बाप, क्योंकि समय ही नहीं उनके पास। सुबह जाते हैं, शाम को दोनों सर्विस कर रहे हैं जी। तो जब रात को सब थके आते हैं तो उनका सबसे बड़ा माँ बाप का भी इसमें मैं तो रोल मानता हूँ कि वो फट से उसको कहते हैं यार मोबाइल चेक कर, मोबाइल में तू पिक्चर देख ले या इसमें बिजी हो जा, अपन थोड़ा फ्री हो जाए, टीवी देख ले, थोड़ा इजी हो जाए जी। वो मेरा मैसेज मैं उन माँ बाप को भी देना चाहता हूँ कि आप अपने को भी देखो कि हम क्या कर रहे हैं। सर्विस करना बुरी बात नहीं, आप अपना काम करना ही चाहिए, काम करना ही है, काम तो करने में कोई कमी नहीं है। हमने भी नौकरियां करी हैं, 24 घंटे नौकरी करते थे जी। समय का पता नहीं, लेकिन खाने के टाइम खाना ही खाते थे। इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। अपने पास गाड़ी है, कार है, मशीन है, सबको पता है ऑयल, उसमें ऑयल ही डलना चाहिए जी। उसमें मिट्टी का तेल क्यों नहीं डालते? तो जब पता है कि ऊपर वाले ने अपना जो शरीर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वही बनाया है, तो उसमें ऑयल ही डलना चाहिए जी। अगर आप उसमें मिट्टी का तेल डाल दोगे, केरोसिन ऑयल डाल दोगे, पेट्रोल की जगह डीजल डाल दोगे, तो गाड़ी डूबेगी जी। वही पिज्जा बर्गर जो अपन खा रहे हैं, जो असली अपना खाना है, वो छोड़ के जब ये चीजें डालेंगे तो वो तो नुकसान ही पहुंचाएंगी जी। एक दिन में नहीं पहुंचाएंगी, धीरे धीरे करके पहुंचाएंगी। उसी वजह से शरीर खत्म होता है। एक आपका क्या विचार है इस बारे में कि चाहे से दाल रोटी खा रहा है बंदा, एक घर की बनी हुई और बाजार की बनी हुई, बहुत फर्क है। क्या उस वही फर्क है। घर की बनी हुई में देखिए, माँ बाप घर पे बना देते थे, मेरा पति आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है, उसकी मानसिकता महिला की होती थी, प्यार था उसके बीच में जी। उसके अंदर उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, जमीन उसके खाने में, उसके रोटी में, उसमें वो भावनाएं चलती थी, वो उसके शरीर में घुस जाती थी। अच्छा। और उसी भावना से बच्चा पनपता था जी। आज जो है आप टेलीफोन करा, वो जो बंदा ला रहा है वो किस भावना से घर से लड़के आ रहा है, उसको जो जोमेटो आ रहा है, स्विगी आ रहा है, जो भी आज की तारीख में चल रही है, वो किस भावना से आ रहा है, वो जो बना रहा है वो कुक जो है उसको भावनाएं चलती हैं, वो आप घर पहुंच गई। अच्छा जी। और वो पहुंची हैं तो वो खाने के अंदर आप लगता है ऐसा होता है क्या? आपके लोगों के सामने आप लोग महसूस कर रहे होगे, आपके प्यार, आपका रिश्तेदार, आपके सब वो भावनाएं आती नहीं आपके जो पहले आती थी। जैसा अन्न वैसा मन, यस बिल्कुल। पुराने जमाने में जो लोग बच्चे या माँ बाप, इसका रेलेवेंस नहीं समझ पा रहे। रेलेवेंस ये है ना कि वो भावनाएं, पहले माँ बाप आशीर्वाद देते थे, जीवता हो तुसी खुशी रहो जी। हाँ जी। वो भावनाएं जाती थी, सिर पे हाथ देता था, आप महसूस करते होगे जो पुराने लोग कि तरंगें चलती थी हाथों से जी जी जी। वो तरंगें खत्म हो गई। कोई सिर पे या पीठ पे हाथ रख दे तो बड़ी महसूस होता था कि इसने मेरे को आशीर्वाद दिया असली जी जी। अब पैरी पैरी 3 फुट दूर से प्यारी प्यारी लग रहे हो। हाँ जी हाँ जी। वो क्या प्यारी प्यारी है?
वो दिखावट है। हाँ। बिल्कुल। तो वो चीज सब दिखावा का जब हाँ चालू हो जाता है सिस्टम, वो अपने आप धीरे गड़बड़ होता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो भी करो उसके अंदर भावनाएं इन्वॉल्व करो, उसके अंदर झील डालो कि हाँ नहीं मुझे ये करना है। मैंने जब पहले मैं स्पोर्ट्समैन था, फिर मैंने ट्रैकिंग चालू करी। कर्नल बजाज थे, BSM विशेष सेवा मदक, जेकर बजाज करके, कर्नल से रिटायर्ड हुए, BSM प्राप्त थे। वो मेरे गुरुजी हैं माउंटेनियरिंग के। अच्छा जी। वो जयपुर आए एक बार, तो उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ। अच्छा जी। फिर मैंने ट्रैकिंग चालू करी। उनका मैंने देखा बरसात आ रही है, तूफान आ रहा है, टारगेट में 6 बजे मीन्स 6 बजे। अरे यार बरसात आ रही होगी, नहीं आज तो नहीं होगा, मजाक है, वो तो बंदा तैयार मिलता था। क्या बात है। तूफान आ रहा है, सड़कें बंद हो रही, 5-5, 6-6 फुट स्नोफॉल हो गया, अब तो नहीं जा सकेंगे, जाएंगे। क्या बात है। तो वो चीज़ें थी टारगेटेड। वो टारगेट मैंने 84 से जब मैंने उनके साथ लगा 87 से, तो मैंने उनसे वो सीखा। कोई अच्छी चीज़ सीखने में कोई मना करता ही नहीं कोई जी। ये तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपके दोस्त दारू पीने भी बैठा है, मांस मछली खाने वाला भी बैठा है, कुछ भी खाने वाला बैठा है, अफीम खाने वाला है, चरस खाने वाला भी बैठा है। आप अडॉप्ट करो, ठीक है। मैं तो स्पोर्ट्समैन था, मेरे जितने बंदे थे वो तो अरे यार मस्ती करना, दारू मैंने नहीं सीखी, तो नहीं पी। ठीक है, आपने ताउम्र नहीं पी ना। वाह 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 वाह। जरूरत वो मेरे दिमाग में मैंने घुसने नहीं दिया उसको ना। तो आपका कोई धार्मिक रिस्ट्रिक्शन ना? नॉट एट ऑल, मैं तो जाट हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं। ठीक है। हमारा तो यही था कि भाई ये तो पीते ही होगा। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं जी, क्योंकि हमारी जाति में है जी। लेकिन ऐसा सच नहीं है। हम तो वो सवाल क्या है कि आप क्या, अब मैं जनरली मेरे को कई चीज़ें, जैसे मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, जो अच्छी चीज़ गुरुद्वारा में साफ सफाई रखना, अरदास भी करता हूँ, अच्छा लगता है भाई। कोई हर धर्म अच्छा है जी, बशर्ते है कि उसकी क्वालिटी आप देखो। हाँ, आप उसकी अच्छी चीजें लो, हाँ, जो आपको नहीं अच्छी लग रही है उससे दूर रहो। होता है ना भाई, गाली निकाला लगाने तो अपन हट जाओ वहां से। जी जी। अपन उस गाली से क्यों सुनो। एक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ड्रीम होता है एनडीए में सिलेक्शन। तो आपका एनडीए में सिलेक्शन हुआ था, फिर आपने वो पूरी चीज के बारे में थोड़ा सा। एनडीए में सिलेक्शन, देखिए एनडीए में सिलेक्शन में हर बच्चा अगर अपना सेल्फ डिसिप्लिन है तो 90% होगा सिलेक्शन उसका। अच्छा जी। हाँ, मैं एनडीए में, मेरे तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। ठीक है। देहरादून में मतलब फॉर्म भरे जी, एयरफोर्स के देहरादून में हुआ करता। आई एम टॉकिंग अबाउट 70s 75 की बात है। हमने फॉर्म भरा तो वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से ही आए थे, देहरादून से जी। अब अपने उन्होंने मतलब एग्जाम लिया, पहले तो रिटन टेस्ट लिया वहीं पे। अच्छा जी। फिर अलग अलग टास्क देते हैं, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। वो आपका मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी थी, टू बी वेरी फ्रैंक, आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा जी। हाँ, विदाउट प्रिपरेशन। हम तो ऐसे ही गए थे और वहाँ पर मतलब उन्होंने टास्क दी, उस टास्क तो कंप्लीट कर ली। अब उसमें से हम 25 जने, 25 का बैच आता है वहाँ, आता था, आप कहते आते हैं पता नहीं, 25 के बैच आते थे अलग अलग। जैसे 10 दिन का 25 का बैच आ गया, वो निकल गया। फिर 10 दिन का 25, उसमें से 2-3 जने सेलेक्ट करते थे, फिर और को भेज देते थे। तो 3 जने सेलेक्ट हुए, एक दिल्ली का था, मैं था, एक मणिपुर का था। 3 बंदे सेलेक्ट हुए और उनके बाद उन्होंने कह दिया भाई आप 15 दिन 20 दिन बाद आपका मेडिकल होगा पालम एयरपोर्ट पे, और ये 25 फोटोएँ चाहिएंगी आपको, और आपको डिग्री फलाना डिम का वो जो उस टाइम दी थी, और वहाँ मतलब वहीं पे उन्होंने कह दिया बिन सेलेक्टेड। और हम आ गए, और हमारे को मतलब लेटर जो है, मेडिकल के लेटर जो है हमारे को बाद में आया वहाँ से घर पे। अब कैसे सेलेक्ट हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं मतलब मेरे आदत में नहीं है कि मैं ऐसे मैंने यूँ तैयारी करी। जी जी, जो स्वाभाविक रूप से सहज में हो गया। सहज बिल्कुल में मेरे पास जो टैलेंट था, वो टैलेंट मेरा काम आया वहाँ पर, वो मेरा सिलेक्शन हो गया। जी। ना ज्वाइन करने का क्या रीज़न रहा? ना ज्वाइन करने का रीज़न ये होता, मेरे अंकल थे जो यूएनओ फोर्स में थे। अच्छा जी। तो यूएनओ फोर्स में उनका सिलेक्शन हुआ, पोस्ट हो गई वियतनाम में जी, साइगोन में। अमेरिका बम्बार्डमेंट कर रहा था वहाँ पर, उसमें वो हिट सेल कर गए। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ हिट कर गए। तो ये बात है 1967 की। अच्छा जी। हाँ, तो उस टाइम तो हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसे ही थे जी। और वो फिर मैं सेलेक्ट हो गया। तो घर वालों ने देखा कि एक घर का एक बंदा तो गया है, तो ये भी चला जाएगा। और एयरफोर्स का उस ज़माने में जो हमारे पास जो हवाई जहाज़ थे, जो भी मतलब साधन थे, देखिए मैं वैसे कौन आदमी बंदा कब जाएगा इसमें विश्वास नहीं करता जी। जाना है वो तो घर बैठ के भी चला जाएगा। लेकिन उस ज़माने में न तो कोई ढंग से गाइड करने वाले हम लोगों के पास थे, और न कोई मोटिवेशन की चीज़ें थी। जो माँ बाप ने कह दिया वो फाइनल है जी। वो मतलब हम लोग
मान के चलो आज की जनरेशन माँ बाप का कहना कितना मानती हैं ये तो बच्चे ही जानते हैं, हालांकि वो जनरेशन गैप हमेशा रहेगी। जी, तो फिर एनडीए का आप बता रहे थे। हाँ, तो एनडीए में तो सिलेक्शन हो गया, मेरा आ गया लेटर, तो मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं, और मेरे वो लेटर जो मेरा मेडिकल का लेटर आया मेरे पापा ने फाड़ दिया। अच्छा, तो ये जो हुआ तो आप उसके बाद आपने आर्मी से तो वो आपका मैंने मतलब माँ बाप ने फाड़ दिया, अपन रूटीन में चले गए। फिर ड्राइवर कंडक्टर की जो जानते हैं, या ये सब बच्चे भी जानते हैं, माँ बाप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब है और इसको 37वीं कौम बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट लाइन की। जी जी। उस ट्रांसपोर्ट लाइन में भी मैंने सर्वाइव किया। मैं 35 इयर्स नौकरी मैंने करी, कोई मैंने वो आदत नहीं सीखी जो वो लोग जनरली अडॉप्ट कर लेते हैं जी। मोर ओवर मैंने अपने को बिजी रखने के लिए माउंटेनिंग चालू करी, हाँ जी, ट्रैकिंग चालू करी, और ड्यूरिंग सर्विस के अंदर ही मैंने बेसिक सर्च एंड रेस्क्यू एडवांस कोर्स में ए ग्रेड से करा पास। अच्छा जी। जितने भी जो माउंटेनिंग के कोर्सेज होते हैं एक महीने के, छुट्टियां ले लेकर के, एक महीने की अर्न लीव की छुट्टियां ली, कोर्स करके आया, फिर एक महीने बेसिक कोर्स, फिर एडवांस कोर्स, फिर सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स। उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स चालू किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चालू किया, केसी पंत डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे पास इंडिया के, उन्होंने कहा कि हम हमेशा पहाड़ों में बच्चे लोग खो जाते हैं, उनको खोजने के लिए या तो अमेरिकन बुलाते हैं या तो जापानीज बुलाते हैं ढूंढने के लिए। तो वाई शुड नॉट बी स्टार्टेड सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स इन इंडिया। तो फर्स्ट रेस्क्यू कोर्स चालू किया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में इन्होंने। तो उन्होंने कहा भी कि मिलिट्री के जवान मतलब सिविलियंस तो इतना टफ हो नहीं पाएंगे। सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स मतलब 35 किलो वजन लेके पहाड़ों जंगलों में जाना, पहाड़ों बर्फ में जाना और सरकणों में जाना, उनको ढूंढ करके वापस लाना जी। मतलब जो मर गया है या जो भी कैजुअलिटी हो गई उसको। तो उन्होंने डिफेंस में मिलिट्री, IDBP, पैरा ट्रूपर्स कुल मिला के 70। अब मैं सिविलियन था। ये आपको मिरेकल बताता हूँ, ये मैं मानता हूँ गॉड गिफ्ट। अच्छा जी। मैंने माना कि हमारे जो उत्तरकाशी में प्रिंसिपल हुआ थे केसी बजाज साहब, तो बिकॉज आई वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन माउंटेनियरिंग एंड ट्रैक, मतलब उन्होंने देखा था, तो उन्होंने मतलब जो है ये उनकी मेहरबानी, इसलिए मैं उनको हमेशा गुरु बोलता हूँ जी। उन्होंने जब ये कला तो एक बंदा IDBP का टर्न अप नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं हम इसको दुल्हर को बुला लें। ठीक है। उन्होंने मुझे लेटर भेजा, और जैसे आज 27 तारीख मेरे को याद है डेट, 27 तारीख को लेटर आया, 29 तारीख को मुझे ज्वाइन करना हुआ। अच्छा जी। वहाँ पर चालू हुआ कोर्स मतलब टास्क हुआ, टास्क खत्म हो गया फनाडिम का। फिर उसके बाद ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग मीन्स हु इज द फर्स्ट, A B C ग्रेडिंग जी। आई वॉज ग्रेडेड 1, इनाम मिला मुझे, प्राइज मिला माउंटेन जिप्सी अवार्ड। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, केसी पंत डिफेंस मिनिस्टर अवार्ड देने आए। जब अवार्ड दिया बोले मिस्टर जवेजा हाउ इज इट बिकम पॉसिबल, ही इज सिविलियन। बिल्कुल। एंड वी आर स्पेंडिंग सो मच अमाउंट विद दीज मिलिट्री पीपल्स टू ट्रेन देम, और ही इज गेटिंग अवार्ड्स, और फ्रॉम राजस्थान देयर इज नो माउंटेन। अब मैंने कहा, बोले मिस्टर दुलर हाउ इज इट बिकम पॉसिबल, मैंने कहा द पॉसिबिलिटी इज सर कि मुझे ये करना है, ये आए हैं, इनको करवाया जा रहा है। They have come out of compulsion. Yes. And I have come out of choice. Right. तो मैंने कहा ये डिफरेंस है कि मुझे करना है इसलिए मैं कर लिया, इनको they are bound to do this thing. Right. तो कोई भी चीज अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले यार लेकिन तुम पहाड़ तो ही नहीं राजस्थान में, तुम पहाड़ी कैसे बन गए इन सब, ये तो IDBP का समता, ये सब जने पहाड़ों पे ही घूमते रहते हैं। मैंने कहा सर सब चीजें माइंड सेट है, आपने को दिमाग में लगा लिया करना है मीन्स करना है। और टाइमिंग सारे 10 मीन्स 10 12, अरे मैं कह रहा हूँ बर्फ़ पड़ गई, हम लोग सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करने जा रहे थे, बर्फ़ पड़ गई, हम लोग थे हरसिल जी, गंगोत्री के पास एक हरसिल जगह पड़ती है, जो भी आप धराली में आया था ना, बाढ़ आ गई थी जहाँ सब बह गया था जी, वहाँ IDBP का अपने बेस कैंप है। अच्छा। तो वहाँ पर हम रुके, मतलब हम लोग थे, रात को बर्फ़ पड़ी 5-5, 6-6 फुट, पूरे आगे के 70 किलोमीटर के रास्ते सारे बंद। अच्छा जी। तो नेचुरली सब बंद। सुबह वो तो भाई साहब मुझे बता देते खड़े 5 बजे। अच्छा जी। विसिल बजती है 5, 6, 7। 5 बजे आपको वेकअप, 6 बजे ब्रेकफास्ट, 7 बजे फॉल इन। ठीक है। मिलिट्री रूल्स। विसिल बजी, हमने टेंटों, वो बर्फ़ पड़ गई तो टेंट झाड़ के, तो रात भर तो जगे हुए थे जी, खड़े हुए सब, खड़े होकर के
वो वही वाली बात, मैं सिविलियन था लेकिन फट से फालियन होकर के 7:30 बजे फालियन होना था, मैं 6:30 बजे तो वहाँ पर उनके सामने था। वो कहते कुछ नहीं थे, वॉच। ठीक है, ऑब्जर्वेशन गजब ऑब्जर्वेशन थे। हंसी मजाक के टाइम हंसी मजाक, काम के टाइम नो पार्शलिटी। ठीक है जी। तो उसी से मैंने फिर कबड्डी में काका जी का क्या काम, आपकी अच्छी क्वालिटी है तो पकड़ना है जी। तो वो मैंने अपना ऊपर वाले ने दी मुझे या क्या, मैं पकड़ लेता हूँ जी। अपना, मेरे को जरूरत पड़ती है कि मेरे को यार मैं देखो ऐसा करता हूँ तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ यार ये सही कह रहा है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ। क्वालिटी आपने स्वाभाविक रूप से आपको ईश्वर से मिली कि देख के सीखने की। तो हमारे को गुरु साहब का हुक्म है कि सांझ करीजिया गुणे केरी, कि किसी का गुण देखो तो उसकी वो जो गुण है उसकी सांझ करो, और अगर किसी का अवगुण देखा है तो उसको छोड़ के आप अपना आगे चलो, आपको क्या जरूरत है। तो वो एक क्वालिटी जो आप बता रहे भी, जो कर्नल बजाज से उनकी जो डिसिप्लिन था, टाइम का जो पंक्चुअलिटी थी, वो आपने वहां से पिकअप कर। ये ऑफ द रिकॉर्ड है, बात बताने वाली है भी नहीं भी है। क्यों? उन्होंने कहा मिस्टर दुल्लर यू आर स्पेलिंग योर कैरियर। मैंने कहा वाई सर, यू आर ओके, यू आर गोइंग रिप्रेजेंटिंग इंडिया, व्हेन यू कम बैक व्हाट विल यू डू? मैंने कहा सर आई विल डू माई फाइनल एग्जाम इंजीनियरिंग। दैट मीन्स यू आर बैक 1 year, राइट, यू आर वेस्टिंग 1 year। 1 year बिल्कुल, बिकॉज फाइनली आपने फाइनल एग्जाम देके इंजीनियरिंग करनी है, राइट। और फिर आज कहीं कोच बने खड़े रहोगे या कहीं वो बने खड़े रहोगे, व्हाट इज अ कैरियर? उस जमाने में कैरियर था नहीं जी, स्पोर्ट्स कोटे का एज सच कोई कैरियर भी नहीं था जी। और भाई आप नौकरी करने लगे जिसको में इंजीनियर हो तो परमानेंट आपका लाइफ तो है ना जी, एक परमानेंट कैरियर पाथ था जी। तो मेरे दिमाग में बैठ गई बात जी। मैं कोई भी मेरे को ढंग से बात मेरे दिमाग में बैठ जाती थी, मैं उसको इमीडिएटली अडॉप्ट करता था। आज भी है मेरे में जी। कि कोई अगर सड़क पर चलता है और रिक्शे वाला भी मुझे कह देगा कि यार ये गलत है, तो मैं उसको सोचता हूँ, उसको अगर अच्छा है तो उसको अडॉप्ट भी करने की कोशिश करता हूँ जी। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मतलब सीखना भी चाहिए जी। क्योंकि कई बार बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है जो आप पकड़ नहीं पाते हो जी। तो यार ये तो ऐसे बकता है, बकता नहीं है। कई चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं जो आपको लाइफ बदल देती हैं जी। आप सब कुछ करो, मोबाइल भी चाहिए आज की तारीख में, स्कूल कॉलेजेस में मोबाइल वगैरह जो है जरूरत पड़ती है, तो उनको जरूरत है तो वो टेक्नोलॉजी तो साथ की चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। लेकिन वो एक अडिक्ट नहीं होना चाहिए इसके लिए कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता जी। एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट, यस, राइट। कोई भी चीज कर रहे हो उसको अगर वो आपके अपने शरीर में अंदर डालनी है तो उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात है जी। मैं अगर घूमने जा रहा हूँ तो मुझे उस माहौल का, उस नेचर का, उसका मजा, चिड़िया क्या बोल रही है, माहौल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मेरे को मिल रही है कि नहीं मिल रही, फना मिल रही है, वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। मैं यहाँ तक भी देखता हुआ चलता हूँ कि कौन सा मुंह लटका के जा रहा है, कौन सा मुस्कुराता हुआ चल रहा है। मैं बता दूंगा आपको कि इसकी क्या तकलीफ है, क्योंकि वहाँ पर मैं उस फिजिकली मेंटली प्रेजेंट रहता हूँ उस जगह जी। अब ये जो माहौल चल रहा है वो मोबाइल में चल रहा है तो गाने सुन रहे हैं, बिकॉज दे आर वो उस एनर्जी को ग्रैप ही नहीं कर रहे बॉडी में। आप कभी भी देखें, आप मतलब कोई शब्द कीर्तन कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, अगर आप पूजा कर रहे हो और आपका ध्यान माइंड तो कहीं और चल रहा है, पूजा कर रहे हैं आप पूजा खत्म भी कर लोगे, पता ही नहीं है आपने पूजा, पता नहीं लगता, बस शुरू का और ये पता लगता है एंड हो गया, बीच में वो दिमाग कहीं घूम रहा है, पता नहीं चलेगा जी। इसके पीछे रीजन है कि आप कंसंट्रेट ही नहीं हो आप जी। और कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है कि आपको इन सब चीजों से दूर रहो। सो आप बता रहे थे ड्यूरिंग 35 years ऑफ ऑफिस आप रोज सुबह 6 से 7:30 जाता था। 17 साल बेस्ट ऑफिसर का अवार्ड लिया मैंने, और सारे मेरे जितने हॉबीज थी वो मैंने मेंटेन रखी। बेसिक एडवांस सर्च ये माउंटेन जिप्सी का अवार्ड लिया। अभी भी सैटरडे संडे को मैं ट्रैकिंग करता हूँ, माउंटेनिंग करता हूँ। उस लेवल पे तो नहीं कर पाते अब, क्योंकि कंपनी चाहिए उसके लिए 5-6 जने चाहिए, वो है ही नहीं मेरे लेवल के। बॉडी तो नेचुरली डिटोरेट होती है उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, लेकिन मैं उसको हावी नहीं होने देता मेरे। सो ये जो ड्यूरिंग आफ्टर रिटायरमेंट बेसिकली यूजुअली आजकल लोगों की प्रॉब्लम है, लोग बाग नए घुटने डलवाते हैं, चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कम चलते हैं, और वेट भी एक प्रॉब्लम है। तो आप अभी भी पहाड़ चढ़ रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे को अच्छा लगा ये चीज़। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। मैंने कहा था कि इस खाने पे बहुत ध्यान रखना चाहिए जी। आप 90% आप देखो, 90 क्या 100% ही मानो, 1% कोई मेरे जैसे बावड़े भले ही, पागल मानता हूँ मैं अपने आप को, कि वो जो है आज न्यूट्रिशियस ये खाओ वो खाओ। आप डेली चार्ट देख लो, पेपर भर रहे रहते हैं, मीडिया भरा रहता है, एडवर्टाइजमेंट भर रहते हैं जी।
हमारा जो पुराना खाना है उसमें एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, राजमा, अपने मक्का की रोटी, सरसों का साग, विटामिन B12 भरा पड़ा है सरसों के साग में। हम विटामिन B12 खाते फिर रहे हैं। सवाल इसका राजमा ओमेगा 3 घुटने जिंदगी भर नहीं कर घसे, लेकिन अच्छा, लेकिन अपन मतलब समस्या ये है ना, राजमा खाने से घुटने ठीक रहते हैं। अरे तो मैं कह रहा हूँ ना कि सब चीजें उसमें ओमेगा 3, क्या बात। हम लोग सब छोड़ते जा रहे हैं ना टाइम। अच्छा, मतलब बस वो चीजें अब आप मेरी बात सुनो, कोई चीज ताकत की खाओ, उसको पचाओ नहीं, ऑयल डाल लिया, गाड़ी खड़ी रहती है। आप सब जानते हैं, अब इतना तो कॉमन सेंस सब लोगों के अंदर, गाड़ी आपने नई गाड़ी लेके आए, बिल्कुल नई गाड़ी लेकर के आए, ओके, 6 महीने खड़ी कर दो, वो गाड़ी चलेगी नहीं, जाम हो जाएगी जी। क्यों? इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो गाड़ी बनी चलने के लिए थी, आपने चलाया ही नहीं, बॉडी आपको चलाया ही नहीं, आपने खा तो लिया, उसको पचाया ही नहीं, तो घुटने बोलेंगे नहीं तो और क्या होगा जी। अपने अंगुलियां, दिमाग, सब वो सब ठस हो गया। आप उस चीज को तो, और यार उसने बताया था, शिल्पा शेट्टी ने या कोई हीरोइन है अरब करोड़पति, वो तो सेल्स गर्ल्स है या सेल्स मैन है, वो बता रहा है, आपने फट से उसको अडॉप्ट तो कर लिया। उस अडॉप्ट के बाद में उसको यूटिलिटी क्या हुई इसकी? आपने उसको यूटिलाइज किया क्या? पब्लिक, आपने सुना होगा, पेपर में भी आता है कि सब प्रोटीन खाना चाहिए जिम के बाद। अगर आप उसको पचाओगे नहीं पानी के साथ तो वो जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन करके बिल्कुल जाम कर देता है। 80% लोग जानते हैं कि वो जाम हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कई मर गए जी। नौजवानों की डेथ हो रही है, डेथ हो रही है, जिम जाने वालों की हो रही है, जिम वालों की हो रही है। उसके पीछे लॉजिक यही है। और अच्छा। वो मिनटों में फुला देता है, बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, वो सोचते हैं वी आर हैप्पी। देखो क्या बॉडी बनी है, बॉडी क्या बनेगी, आपकी मसल्स तो उस फ्लेक्सिबिलिटी तो खत्म कर दी। तो बॉडी आपका कहना है कि बेसिकली मूवमेंट के लिए बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, तो और उसको से काम में लो जी। आप काम में नहीं लोगे, शरीर का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ है, शरीर का हर ऊपर वाले ने जो बनाया है ना, एक चींटी बनाई है, उसके अंदर भी इतना ही माइंड है जितना अपने में, अपने से ज्यादा होगा। अच्छा, सब चीजें काम कर रही ना उसकी। उसी तरीके से अपने भी ऊपर वाले ने जो जिसने भी बनाया है इंसान को या कुदरत ने, वो हर चीज अपने आप काम करती। आंखें जितने अपने चीजें कलर पहचान सकती है, कैमरे नहीं पहचान सकते जी। जीभ जितने टेस्ट डेवलप कर सकती है, नहीं कर सकती, कोई भी चीज नहीं टेस्ट कर सकती जी। जो मसल्स काम में नहीं, जीभ तो बहुत काम में ली जा रही है आजकल, वो अलग है। एक मैंने एग्जांपल दिया है, जो मसल्स आपके, कोई भी बच्चा हो, कोई बुढ़ा जवान, मैं चैलेंज करता हूँ, आप इस हाथ को लेके 1 घंटे बैठे रहो, ये हाथ सो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक, उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, इसके भी लॉजिक कि ये ऊपर ने कहा कि जो मसल्स मैंने आप लोगों को जो चीज दी है उसको काम में लेने के लिए दो, लेकिन उसको काम में ढंग से लो। ढंग से काम में लेते रहोगे तो वो काम करेगी। आपने देखा कि जिम वाले ज्यादा एक्सरसाइज, यार मेरे तो यहाँ दर्द कर रहा है, तो मसल्स तुमने ओवर कर ली, पहली बात। दूसरी चीज, वो मसल्स का अपोजिट रहो, उसको दूसरे रिलैक्स देके तीसरे दिन करोगे तो वो दर्द करना बंद कर देगी। हर चीज को काम में ले तो आपकी वो चीजें काम करती रहेंगी, वो मसल्स भी काम की। बच्चे जो है खट से बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, आप बैठते ही नहीं हो क्योंकि आप तो कुर्सी में बैठे हो। पहले नीचे बैठ करके अपन वॉशरूम जाया करते थे गाँव में, जी 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 बिल्कुल। अब नीचे बैठ ही नहीं सकते क्योंकि हमने बैठना बंद कर दिया। वो सारी यूरोपियन वॉशरूम यूरोपियन सीट्स लग गई, तो वो बैठना बंद कर दिया। अब 90% क्या है फॉरेन में, या अपन लोग भी नीचे बैठते ही नहीं। पहले नीचे बैठ के खाना खाते थे, अब सब कुर्सी टेबल पे आ गए, अब आप नीचे नहीं बैठ सकते। तो क्या नीचे बैठ के खाने में और कुर्सी टेबल के खाने में उसका भी सेहत से कोई यस लिंक है? उसके सारी मसल्स आपने खराब, आप पहले आलती पालती मार के बैठते थे, वो सारी मसल्स काम करते थे। अपने पहले हाथ ऊंचे करो नीचे करो, वो पीटी करती, वो भी एक्सरसाइज थी जी जी जी, वो सब बंद हो गई। सजाई होती थी, हाथ ऊपर करके खड़े रहो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ जी हाँ जी, वो सब बंद कर दी जी। और वो सब देवर एक्सरसाइज, ओके, मतलब अनजाने में मानो कुछ भी करो, मुर्गा बना के बैठ जाओ, यूं कान यूं करके, एक्यूप्रेशर थी, कभी ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता आपके अगर यूं बैठ जाओ तो। अच्छा हाँ, तो ये आप बताइए, विदिन 15 डेज आप बोल रहे थे जिनके घुटनों में दर्द आया कुछ, उसकी एक्सरसाइज है। अच्छा, धीरे धीरे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो आज दवाई खाओ, वो कल सुबह बिल्कुल सबर नहीं है, इमीडिएट सबर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इमीडिएटली रिजल्ट वाली प्रक्रिया। जब तो प्रोटीन चला है, बॉडी पहले अपने पहलवान थे, कहाँ प्रोटीन खाते थे? गांव में कुश्ती लड़ते थे, दंगलों में जी, अखाड़ों में जी, मट्टी में लड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
ये बहुत बड़ी, हाँ, प्रोटीन पाउडर का तो हाँ, नामो निशान नहीं था, ये सब पिछले 20 साल से सुन रहे हैं हम। जी। अदरवाइज तो अपने घी वही खाते थे, बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, रे कहाँ बादाम पड़े थे, गांव में घी खाओ, छाछ दही दूध मट्ठा यही पीते थे, जी, और उससे बनी हुई थी सहज। दारा सिंह को देख लो, वर्ल्ड में माना हुआ, कहाँ दूध दही खा के पहलवान बना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या तो बात। समस्या ये है कि हम लोगों ने जो असली चीज को छोड़ दी, उसके आखिरी तक बताओ जा, कहीं दर्द नहीं हुआ उसके। नहीं, दूध दही घी के लिए तो अब ये डॉक्टर भी मना कर रहे हैं कि साहब ये ठीक नहीं है, और वो इसलिए है कि अब कुछ चीज केमिकल हो गए ना। प्रॉब्लम ये होती है कि समस्या ये होनी, हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी करने के चक्कर में, आप मेरी बात सुनो, गाय भैंस किसके यहाँ मिलेंगे आप? अब घर की नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो अब मैंने भी एक बार भी नहीं कहा कि दूध दही खाना चाहिए, जी क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ये बड़ी टिपिकल स्थिति हो गई कि आप क्या खाओ। जी, इसलिए अब आपने शरीर को मेंटेन करने के एक्सरसाइज ढंग से करते रहो, वो प्योर ऑक्सीजन। अब ये पता चला कि साहब प्योर ऑक्सीजन का, तो प्योर ऑक्सीजन क्यों सुबह 9 बजे से पहले मिलेगी, बाद में मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि अच्छा। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, गाड़ियाँ इतनी हो गई। जी, तो आपको मतलब कहीं तो डाइवर्ट करना पड़ेगा। Right. वो अब बच्चे उठते नहीं हैं, रात को 12 बजे सोओगे तो सुबह 8 बजे 6 बजे कैसे उठोगे आप? जी, जी, उसके लिए 5 बजे उठोगे, फ्रेश होकर के जब तो जाओगे आप। जी, तो इसलिए आपको अपने डेली रूटीन में तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब कैसे करोगे वो आपको एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे, एक पहले 5 बजे 6 बजे करो, फिर 7 बजे करो, ऐसे धीरे धीरे करो। अब आप कभी भी देख लो, फॉरेन में तो जो बच्चे रहते हैं, इंडिया वाले रहे हैं, फॉरेनर रहे हैं, दोपहर में 12 बजे भी दौड़ रहे हैं वो तो। जी, अब उनको पता चला कि दौड़ना, एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, जी, सब दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं। ये मैराथन बाहर से ही तो आया, इंडिया में हाँ, कहाँ इंडिया का नहीं है। इंडिया का नहीं है, राइट। वो इसलिए दौड़ने लगे कि वो मर रहे हैं। उन्होंने हमने अपने यहाँ ही अडॉप्ट कर ली। इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन ही नहीं है मैराथन की, और वो हमने दान चालू कर दिया। पता चला 3 साल 4 साल तक दौड़ता है, चौथे साल पता चला साहब ना घुटने दर्द करने लग गए। आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, आपको कीनिया वाले दौड़ सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी है, उनका डाइट भी है वो। जी, ठीक है, तो बिल्कुल। आपकी जो चीजें हैं, आप उसके इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट करो ना। राइट। आप वो चीज अडॉप्ट करने लगे जो चमक रही है, और यार वो चीज वो तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो ठंड के देश में रहते हैं। 6 महीने तो कनाडा के अंदर बर्फ पड़ी रहती है। राइट। आप देखो कनाडा के 99% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। जी, धूप नहीं है इसलिए, बिल्कुल ठीक है। मेरे हमारे 2-3 दोस्त हैं, वो कनाडा रहते हैं, तो पता चला खड़ से टूट जाती है, हड्डी ढूंढनी मुश्किल रहती है, जी, 6 महीने लग जाए, जी, क्योंकि डी है ही नहीं। तो जी। अपने तो ऊपर वाले ने इंडिया में तो पहाड़ यहाँ पर, टिबे यहाँ पर, नदियाँ यहाँ पर, झरने यहाँ पर, हरियाली यहाँ पर, सबसे बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया की। जी, जो पॉल्यूशन है वो एक रीजन है, वो रीजन कि- गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ने से। बिल्कुल। अदरवाइज उस पॉल्यूशन को कम करना है तो आपके 6 सुबह मॉर्निंग में 6 से लगा के 7-8 बजे से पहले आप सल्ट लो। आपने अपना 50% जिंदगी सुधार ली। मतलब ये पसीना बहुत, मतलब चलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। उम्र भर पब्लिक चलती है, जी। चलने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा उसको अपने स्वेटिंग आना चाहिए। अच्छा, स्वेटिंग आएगी तो वो आपके मतलब डिटॉक्सिकेशन हो गया बॉडी का। फिर वो आप पानी पियो घर। अब पता चला आजकल दौड़ रहे हैं, एक घूंट पानी की एक बोतल ले रखी है, वो पिए जा रहे हैं। ये सब एक्चुअली क्या दिखावटी काम हो गया। राइट। प्रॉब्लम क्या है कि शोबाजी ज़्यादा हो गई। उसको अडॉप्टिव भी मैं कहना कि वो दौड़ रहे हैं 21 किलोमीटर, उसको पानी चाहिए। जी, उसको पता चला आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे तो भी एक हाथ में बोतल की बोतल है, एक हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल। आपके ये नहीं गिर जाए, वो नहीं गिर जाए, ध्यान है आप कहाँ चल रहे हो, क्या है, उस इन्वायरमेंट को ग्रैप ही नहीं किया शरीर के अंदर आपने। जी, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकली मेंटली आप यू शुड बी प्रेजेंट ओवर द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग। ठीक है। आप 100% रिजल्ट दोगे। कोई जी। अगर काम कर रहे हो वहाँ पर आप अपने आप आदत में आ जाएगी आपके जी, कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को ये काम करना है। जी, एक बॉडी अपने आप सेट कर लेती है। आपने देखा होगा बायोलॉजिकल क्लॉक ऊपर वाले ने फिट कर रखी है। आप 1 महीने तक सुबह 6 बजे उठना चालू कर दो, आपको अलार्म की जरूरत नहीं है, अपने आप आँख 6 बजे उठेगी, आपकी जी, खुलेगी। बिल्कुल ऐसा होता है। इवन रात को भी अगर आप सोच के सोए हैं कि सुबह मुझे जल्दी उठना है 4 बजे, तो 4 बजे आपको पता नहीं कैसे खुलेगी, बिल्कुल आँख खुल जाती है। तो इसके पीछे लगे ऊपर वाले ने सेटिंग कर रखी है आप, लेकिन उसको आप यूज नहीं करते आप। यूज करने की उसका इंसान की क्या फितरत ही है कि इजी चीज जो है ना वो अडॉप्ट बहुत जल्दी करता है, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो मैं ट्रैकिंग करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ कोई नहीं चाहता कि अरे यार बहुत मजा आता है ट्रैकिंग, कल आएगा, हाँ अरे मैं पक्का आऊँगा। आप देखो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, 90% नहीं आएगा, 10% आएगा। क्योंकि अगर वो आएगा तो उसको पता है मेहनत तो करनी पड़ती है, वहाँ तो चढ़ना ही पड़ेगा पहाड़ पे। और उसके अंदर आपके
लंग्स ऐसे चलते हैं, पता चल जाएगा थाइज की, मतलब काफ मसल्स की, लंग्स की इतनी बढ़िया एक्सरसाइज होती है कि कहना नहीं। आई एम 75 ईयर्स ओल्ड। राइट। इस माध्यम से बता रहा हूँ कि मेरे को आज भी पहाड़ पे जब चढ़ता हूँ तो वो नहीं पकड़ पाते जो मैराथन 41 किलोमीटर दौड़ता है। अच्छा जी। हाँ, उनके लंग्स तो काम कर रहे हैं ना। राइट। लेकिन और वो यंग भी हैं। यंग भी हैं। 21 किलोमीटर, 21 साल वाला पकड़ लो, 22 वाला पकड़ लो, 16 वाला पकड़ लो, कोई, क्योंकि मेरी थाइज और मेरे लंग्स की कैपेसिटी, मेरे तो 55 के 55 से धड़कता है मेरा तो दिल जी। और पहाड़ पे मैं 150 पे पहुंच जाता हूँ। और मेरा बॉडी का आदत पड़ गई ना, तो आप करोगे तो अपना मेरा, मैं इंडिविजुअल, तो मशीन तो मेरे भी है, आप में सब वही है जी। मशीन में कोई ऊपर ने भेदभाव नहीं किया, ये साहब ये फंडाना है, ये पंडित है, ये राजपूत है, ये डाकू है, ये चोर है, सबके सेम है जी। आप उसको क्या अडॉप्ट करते हो, क्या लेते हो, उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हो, वो इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट। और उसमें चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। आपको कोई नहीं, मतलब कोई नहीं करेगा। और जब ये, और मैं बता दूं, आपके पेट में दर्द होगा, आपकी माँ होगी, सबसे ज्यादा दर्द उसके होता है, लेकिन वो भी आपका दर्द नहीं ले सकती। जी बिल्कुल ठीक है। वो तो आपको सहना पड़ेगा। तो जब आपको सहना पड़ेगा तो फिर आप मेंटेन क्यों नहीं करते अपने आप को? क्या बात है। पेट, सिर दर्द हो रहा है, मम्मा सिर दर्द हो रहा है, अरे भाई हुआ क्यों? ये तो बताया ही नहीं कि रात को मैंने ऐसे अपने उल्टे सुल्टी चीज खाई। जी। बता दूंगा डांट खाऊंगा। जी ये भी बात सही है। तो ये जो चीजें हैं ना कि सर दर्द हो सकता है, कई चीजें होती हैं, कोई, लेकिन उसमें कम होता है, वो आपको सुधर भी जाएगा जी। और उम्र के हिसाब से, या मतलब यंग एज में तो कोई चीज दर्द होती है, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, मैं जुकाम भी हुई है। अच्छा जी। मैं को, मतलब मैं गाता हूँ 60 ईयर्स तक, तो मेरे को ये भी नहीं पता मेरे खांसी भी हुई कभी। क्या बात है। मेरे टूट फूट हुई है भाई। हॉकी खेले तो दोनों उंगलियां तोड़ दी। ज़्यादा यूनिवर्सिटी में खेल रहा था, बोले इसको यार अब राइट आउट आ रहा है राजस्थान वाला, इसको उल्टा। पहले मारपीट बहुत चलती थी हॉकी में, तो तोड़ना ही होता था कि भाई फॉरवर्ड को मारना है। अच्छा हाँ ठीक है जी। फॉरवर्ड है मतलब पिटाई होगी। वो दे दो, हमने यूं पकड़ा, पट्टी बांधी, जुड़ गई। बॉडी इतनी स्ट्रांग है अपना शरीर। जी जी जी। अच्छा ये फ्रैक्चर हुई थी आपकी? हाँ, दोनों हमने यूं खींची और पट्टी बांधी वहीं पे, क्योंकि खेलना तो ही। राइट। उस टाइम ये नहीं था कि 16 जने जाने थे, 13 जने बंदे जाते थे। फॉरवर्ड के भी 2, तो पेनल्टी शूटर के भी 2, तो फना भी 2। गेम नो डाउट फास्ट हो गया। हमारे टाइम इतना फास्ट गेम नहीं था, फास्ट हो गया। हॉकी बहुत फास्ट गेम हो गया, नो डाउट। और अब सेफ भी हो गया। आजकल तो स्टिक टच हो जाती तो भी फाउल है। 1984 से आप लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो 50 ट्रैकिंग के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके जो बाकमाल रहे हैं और हमारे देखिए ये तो व्यूअर्स के लिए एडवेंचर है। हाँ। तो देखो एडवेंचर, इसके अंदर जब मजा आने लग जाता है ना, तो ये तो मैं अब इसके अंदर ये मेरे को नशा हो चुका। ट्रैकिंग मतलब पहाड़ों में तो माइनस टेम्परेचर होता है, कभी 5 डिग्री भी होता है, 25 डिग्री भी माइनस हो जाता है। उसमें सोना, उसमें टेंट में निकलना, उसमें खाना बनाना, उसके अंदर बाहर बर्तनों को साफ करके लाना माइनस टेम्परेचर से, और सब करना पड़ता है। तो मतलब बॉडी अपने आप को हर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आ जाती है, वो अच्छा सीख जाता है। और फिर अच्छा, मैंने क्या कहा, इसमें आपको सीखना पड़ेगा, सेल्फ सीखना पड़ता है। आप मेरे से भी सीखो या मैं आपसे सीखूं, यही समाज है। आप मेरे से सीखो, मैं आपसे सीखूं। मैं जब ट्रैकिंग चालू किया तो मैंने देखा कि यार ये जो पोर्टर्स हैं, ये भी तो अपने से, डाइट इनकी कमजोर है, इनका रहन सहन अपने से कमजोर है ना, और इनके जो फूड, मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं, जूते चप्पल फनाने, वो भी हमारे से बड़ी कमजोर हैं, फिर भी अपने से अच्छा चल रहे हैं। अब पब्लिक क्या होती है, जैसे पूछें तो उनका बोलते हैं यार इनका तो रहते रात दिन का, तो इसका मतलब उस अपने बॉडी को अगर उस हिसाब से अगर ढालो तो भी हम उनके बराबर आ सकते हैं। राइट। बहुत बढ़िया बात कही आपने जी। तो मैंने कहा यार जब ये अपन जैसे खाना खाया, यार भाई बर्तन सरका देते हैं, बाहर टेम्परेचर माइनस है, वो फट जैसी जा रहा है, नदी किनारे जा रहा है, सर्फ का पानी घोल रहा है, उसे साफ करके ला रहा है, उसके वो माइनस टेम्परेचर पर से कैसे काम कर रहा है। राइट। तो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे साथ मतलब कई जाते थे, बेसिक कोर्स करने गए, बोले यार एडवांस बेसिक कोर्स में करने गए, मैं A ग्रेड आया, वो नहीं आया क्योंकि उन्होंने उसको नहीं करा। तो नेचुरल वहाँ तो ग्रेडिंग होती है ना कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं। अच्छा जी। वहाँ इंस्ट्रक्टर जो है देखते हैं कि ये टफ है, इसको आगे भेजा जा सकता है, ये टफ आगे भेजा जा सकता है, उसमें उसी से ग्रेडिंग होती है। अब वो A ग्रेड आया, A ग्रेड आएंगे तो एडवांस के लिए सेलेक्ट हो जाते हो आप, एडवांस कोर्स के लिए। उसमें आपको हाई एल्टीट्यूड पे भेजते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। 14,000 फीट के बाद में ऑक्सीजन कम हो जाती है, वेजिटेशन खत्म हो जाता है। अगर आप जैसे भी वेजिटेशन कम हुआ,
छोटी घासें चालू हो गई, दैट मीन्स आपके हाई एल्टीट्यूड पे आने लगे सांस। जैसे अभी पब्लिक कहती है ना लेह लद्दाख के अंदर हाई एल्टीट्यूड है, प्लेस के मुकाबले में कम है। हाँ, तो वैसे ही क्या है, जैसे 14,000 फीट पे आप पहुंचोगे तो हाई एल्टीट्यूड के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी नहीं होती, वो थिन हो जाती है। अच्छा, मतलब डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की कम हो जाती है। जैसे 1 घन फुट के अंदर इतना क्यूबिक फुट होना चाहिए ऑक्सीजन, वो थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको सांस लंबी लेनी पड़ेगी उसको कवर करने के लिए। अच्छा जी। इसीलिए ऊपर जब माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं जिससे कि वो उसको कवर करे। अब आज की तारीख में तो इतनी प्रैक्टिस करने विदाउट ऑक्सीजन चढ़ते हैं। 25,000 फीट पे मैं बिना ऑक्सीजन ही पे था। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि हम लोग इतनी फेरी करते हैं, फेरी इन द सेंस सामान ले जाना फिर पटकना फिर आना, उसको फेरी बोलते हैं। ओके। तो जितनी बार आप उसको करो तो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। ये बॉडी ऊपर उन्होंने ऐसी बनाई है कि उसको काम में नहीं लेते हम लोग। क्या बात है, काम में लो तो वो अडॉप्ट कर लेती है, पर हम डरते काम में ही नहीं लेते। हाँ, पहली बात जी, क्योंकि हमको अरे वो फैसिलिटी मिल जाती है ना। जब आपको फैसिलिटी मिल गई, कार मिल गई, तो आप पैदल क्यों चलोगे जी। पहले पैदल जाते थे, फिर स्कूटर आ गया, पहले साइकिल आया, फिर स्कूटर आ गया, कार आ गई, और भी आ गया, फिर मर्सिडीज आ गई। सड़क के ऊपर मर्सिडीज भी उतनी मतलब उसी जगह जा रही है, आपकी साइकिल भी उसी जगह जा रही है। टाइम और आज की तारीख में जो ट्रैफिक है उस हिसाब से शाम टाइम सेम ही लग रहा है। जी 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 कम से कम हिंदुस्तान के लिए अपन ये बात कह सकते हैं। हाँ, हिंदुस्तान के लिए कह रहा हूँ वही जी। तो कहने का मतलब है कि आदमी को जो फैसिलिटी मिलती है तो वो उसको अडॉप्ट नहीं करता, क्योंकि यार क्यों मेहनत करें। राइट। पहले के अपने ज़माने में या पहले के माँ बाप जो बच्चों को, उन्हें माँ बाप को नहीं देखा, भाई माँ बाप को उनकी स्ट्रगल देखें, तो हम तो कुछ भी नहीं थे जी, कुछ कर ही नहीं हमने तो जी। आज तो टेलीफोन करके तो आ जाता है 5-3 घंटे में, तो हम कलकत्ता पहुंच जाते हैं। वो भी है, खाना घर पे आ जाता है, 15 मिनट में ऑर्डर करो तो। आज टाइम ही टाइम है जी, लेकिन उस टाइम को सदुपयोग क्या रहे, उसको मतलब टीवी देखने में, मोबाइल में घुसे हुए अपने लिए तो काम ही नहीं लिया जी। और ये भी नहीं कि हम लोग बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करके बहुत तोप मार रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे बच्चे। क्योंकि मोबाइल ने सबसे बड़ा ड्रॉबैक, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। फिर आज मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने टेबल भूल गए, टेबल से याद नहीं करते, टेबल याद ही नहीं। राइट। फट से आज की तारीख में डॉक्टर भी AI से, गूगल से लेकर के दवाइयाँ लिखने लग गए जी। आप देख लो क्या स्थिति हो रही है। अब AI और आ रही है, राइट। ये और भी मतलब डेंजरस हो जाएगी बच्चों के लिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी किसी हद तक है, लेकिन उसको अपन लोग उसको गलत इस्तेमाल में यूज करने अडॉप्ट कर लेते हैं ना। अब एक इंसान की बहुत तगड़ी फितरत है, वो उसको इमीडिएटली अपने कंफर्ट जोन में ले आता है, सीधा कंफर्ट के लिए यूज करता हाँ, है, बजाय उसको लर्निंग के लिए और वो चीज़ें मेरे को लग रहा है डेंजर। आप तो देख ही लो ना, 90% बच्चे भी है ना, अरे यार क्या डॉक्टर पूछना, मेरे सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, फट से गूगल में देखता है, टेक विटामिन, अब ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम डालता है, विटामिन, उसके दवाई का नाम आ जाता है, राइट, वो ले लेता है, डॉक्टर पास ही नहीं जा रहा। और वो सिर दर्द पता नहीं किससे हो रहा होगा, वो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। फिर बहुत कुछ होता है। अभी किसी ने YouTube पे देख के सर्जरी की, हाँ, वो डेथ हो गई, बता ना। तो ऐसे भी लोग हैं। मैं ये तो चालू है। ट्रैकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आदमी एम सेट कर लेता है, मीन्स आपको ये पीक क्लाइम करनी है तो वहाँ पहुँचता ही पहुँचता है जी। ये सबसे प्लस पॉइंट है ट्रैकिंग के लिए। अच्छा, जो आदमी यार ये करके आना है तो वो कर लेता है, तो उससे उस चीज़ को कंप्लीट करना सीख जाता है। ट्रैकिंग का एक प्लस पॉइंट है। भले धीरे पहुंचे, आप 1 घंटे में कर लोगे, मैं आधा घंटे में कर लूंगा, लेकिन कर लूंगा, राइट। तो उसको उस काम को कंप्लीट करना सीख जाता है। राइट। ट्रैकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने सीखा है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप चलना सीख जाते हो, बैलेंसिंग सीख जाते हो, और प्योर अपने बॉडी को फिटनेस आती है। जी 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 जी। सो सर ये बताइए कि ट्रैकिंग सीखने के लिए कितना समय लगता है? ट्रैकिंग सीखने के लिए तो ट्रैकिंग तो कभी भी की जा सकती है। सीखने का तो कोई मतलब 70 साल 80 साल का बंदा भी सीख सकता है, इसमें कुछ ही नहीं है, बस चलना है इसको। ठीक है जी जी। और अपने आप को माइंड को सेट रखना है कि मैं कर सकता हूँ जी, मैं कर सकता हूँ। ये 1 घंटे में कर लूँगा, 1.5 घंटे में कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। जी जी जी। जब ये चालू कर देगा तो वो कर लेगा। इसकी शुरुआत किस तरह से की जाए? बेस इनको ये कोर्सेज होते हैं वैसे इसके सबसे पहले कोर्स होता है बिलो 15 साल 19 साल एडवेंचर कोर्स। अच्छा जी। जिसके अंदर बच्चे को मतलब नेचर के अंदर रहना सिखाया जाता है। अच्छा जी।
और सर्व एनालिसिस में किस तरह से भाई बरसात आ गई तो क्या करें, छत तो है नहीं, तो एक तिरपाल डाल करके छत कैसे बनाई जाती है। तो ये एडवेंचर, उसको एडवेंचर वो बोलते हैं कोर्स। अच्छा जी। जिसको 19 साल के पहले नीचे वाले बच्चों को जनरली लेते हैं। और उसमें भी फिर देखते हैं कि भाई उसको कितनी, अच्छा एक टीम वर्क सिखाते हैं इसमें जी, क्योंकि वहाँ ऑल ओवर मतलब हर जगह से बच्चे आते हैं, सब 100-150 बच्चे आते हैं, उनके साथ रहना, उठना, बैठना, खाना, बात करना, एक दूसरे से इंटरेक्शन जी सीख जाता है बच्चा जी, बात करना, उनके उनके नेचर सीख जाता है, उनका खाना खर्चा, उनका मतलब रहना सहना, उनके वो चीज़ें सब सीख जाता है, दोस्ती सीख जाता है जी, बिल्कुल। वो एक टीम भावना कि इसके मतलब यार ये इसने ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करो, तो वो उनका कल्चर सीख जाता है। राइट। अभी कल्चर ही अपन लोग मतलब इस यूट्यूब से देखते हैं, उनके साथ रहना उठना बैठने में कल्चर जो सीखेगा वो व्यक्तिगत सीखेगा ना। फिर आता है एडवेंचर को के बाद आता है बेसिक कोर्स। इसमें जब जो ग्रेडिंग आती है इस एडवेंचर कोर्स के अंदर ए ग्रेड आता है, उसको बेसिक कोर्स कर सकता है। वो 27 दिन का कोर्स होता है, 27 डेज का। इंडिया के अंदर जो है उत्तरकाशी में है, दार्जिलिंग में है, मनाली में है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। अदरवाइज तो कई इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो मतलब क्लब बना दिए हैं, वो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वो एफिलेटेड नहीं है, और ना कोई उनकी वक़्त जैसे होता है ना छोटे प्राइवेट कॉलेज बन गए पीएचडी कमाने के जरिए या फन फैक्टर यस जी जी जी, दे आर नॉट मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है। ये जो है रिकॉग्नाइज है, दार्जिलिंग वाला जो आपने बताया। दार्जिलिंग है, उत्तरकाशी और मनाली। सो वंस वन एंटर्स, वो बेसिक कोर्स कंप्लीट कर ले, उसमें कितना समय लगता है? 27 डेज। ओके, 27 बेसिक कोर्स डेज लगते हैं। उसके अंदर हर तरह की एक्टिविटी सिखाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वही ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जी, कोई भी बच्चा आ सकता है वहाँ पर। उसकी फीस है, फीस 50% बच्चा देता है, 50% गवर्नमेंट देती है। जैसे मतलब जो भी गवर्नमेंट जिसकी यूपी उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की देगी जी, यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट देती है, आसाम में है तो उसको दार्जिलिंग वाले को देती है जी, आसाम गवर्नमेंट जी। 50% खर्चा वो उठाती है। ओके, बिकॉज काफ़ी खर्चे आते हैं, बहुत महंगा इक्विपमेंट्स हैं, और मतलब रहना खाना उठना बैठना हर एवरीथिंग इज़ फ्री वहाँ पर। केवल आपको मतलब फीस जमा करने के बाद हर चीज़ उनको अडोप्ट है। तो इज इट अ सिलेक्शन प्रोसेस और जहाँ सिर्फ कोई भी जा सकता है? नहीं, बेसिक कोर्स के अंदर तो जो मतलब स्टार्टिंग में अगर 19 साल से ऊपर है तो कोई भी जा सकता है। ओके, बस यू हैव टू पे द फीस। Yes. वो अंदाजन फीस कितनी रहती है? वो डिपेंड्स है कि मतलब अभी तो फिलहाल अभी 3000 रुपीज़ है महीने की। ओके, वो सब कुछ आ गया उसमें, रहना खाना सोना खर्चा फॉर 27 डेज, हाँ, जस्ट फॉर 3000। यस। वाओ, इतना तो घर पे भी बंदे का हाँ, खर्चा हो जाता और है। 3000 रुपये गवर्नमेंट देते हैं, 6000 रुपये को टोटल हो गया ना। ठीक है जी। 50 और तो मतलब कोई आप देखिए खाना खर्चा, 3 टाइम खाना, सोना, इक्विपमेंट्स, जूते, उसके सारे गवर्नमेंट देती है उसके। अच्छा, तो स्पेशल शूज चाहिए? यस, स्पेशल शूज़ होते हैं, हर इक्विपमेंट से स्पेशल है वो। मतलब ट्रैकिंग के लिए जूते भी बहुत महंगे आते हैं, वो भी चाहिए, ग्लव्स हो गए। सो वंस यू क्वालिफाई, क्वालिफाइड नहीं, इसमें तो कोई भी आ सकता है बेसिक में। ओके, बस रहता है कि माइंड सेट हो आपका, आप आ भी रहे हो वहाँ कोर्स भी करने आ रहे हो, और पता चला 3 दिन बाद ही अरे यार मेरे से तो नहीं हो रहा, क्योंकि टफ है वो। ओके, मतलब वो वहाँ पर आपको लगता है, वहाँ पर लगेगा जो बंदा अपने दिमाग में रखता है कि भाई मुझे करना है वो कर लेगा जी। उसके, क्योंकि वहाँ पर सबसे क्या होता है कि वहाँ पर आप एज ए मजदूर हो, ये मानो आप। अच्छा जी। आपको सुबह मॉर्निंग से लगा कर रात तक अपना खुद का काम खुद को करना है। ओके, कोई ठीक है। आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। जूते उठाना, समेटना, उठाना करना, आपके स्लीपिंग बैग को समेटना, उसको पैक करना, खुद को करना है। अच्छा, तो खुद का काम खुद करना, उसमें क्या मजदूरी? नहीं, मजदूरी इन द सेंस बच्चे नहीं करते ना आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आज मतलब निकले कंबल से, वो कंबल भी और ही कोई समेट रहा है, जी जी जी, बिस्तर भी और ही कोई लगा रहा है जी। आपके कपड़े हैं, धोने भी आपको वहाँ पर मशीन? अच्छा, वहाँ पे खुद वहाँ मशीनें नहीं है। अच्छा, वो टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर क्या रहता है उसमें? टेम्परेचर तो अभी जैसे बेस जहाँ पर आप बेस में हो, बेस कैंप में, जैसे मतलब अपने इंस्टीट्यूट में हो, वहाँ तो टेम्परेचर आपको नल का जो आ रहा है, नदियों का पानी आ रहा है, वही टेम्परेचर है। अब जो उसमें करीब आता है 10 डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर तक रहते हैं पानी। ठीक है। उस पर आपको कपड़े भी धोने हैं, आपको अंडरगारमेंट्स भी धोने हैं, सब कुछ अपना खुद ही करना है जी, और फिर सुखाना भी है उनको, फिर समेटना भी है खुद को, जी। दूसरा थोड़ी करता है। तो वो जो चीज़ें सीखता है ना, वो बहुत लाइफ में आगे बहुत काम आती हैं।
राइट। बेसिक कोर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन? अब जैसे बेसिक कोर्स में भी बेसिक वही ग्रेडिंग होती है जी। बेसिक कोर्स अब यहाँ सिलेक्शन चालू हो जाता है। ओके। बेसिक में अगर आप ए ग्रेड हो गए तभी एडवांस कोर्स के लिए आपको सेलेक्ट करेंगे। वो सर्टिफिकेट में ही लिखा जाता है यू आर सिलेक्टेड फॉर द एडवांस कोर्स। अच्छा। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन गो। ठीक है जी। तो फिर एडवांस कोर्स करो आप। वो एडवांस कोर्स कितने दिनों का? वही 27 डेज का एडवांस कोर्स होता है। अच्छा जी। एडवांस कोर्स जो है वो भी वही है, वही सेम फीस, लेकिन वो बंदे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड जो है सिलेक्टेड वही फिर सेलेक्टेड ही आते हैं एडवांस के ए ग्रेडर। उसमें कोई मतलब नहीं है कि साहब बी ग्रेड वाला भी आ जाएगा, नो, ए ग्रेड, ओनली ए ग्रेड। ए ग्रेड। ठीक है। तो नेचुरल क्रीम आती है फिर वो जी। और वो क्रीम के अंदर एडवांस कोर्स में फिर वो उसके अंदर वो एडवांस कोर्स उससे भी टफ होता है क्योंकि उसमें टास्क देते हैं, ये पीक करनी है, ये करना है, उसके टास्क होती है, वो उसको कंप्लीट करनी है। जो बंदा उसको कंप्लीट करता है उसको ग्रेड फिर ए ग्रेड मिलती है। ओके। ये नहीं पता चला आप है ना सब कि कोई भी टफ है, टफ वहाँ टफनेस तो सब एवरीवन इज टफ बिकॉज ए ग्रेड यू हैव गेट ए ग्रेड इन बेसिक कोर्स। तो टफ तो है ही है। अब वो जो नई टेक्निक सीखेगा बंदा और कैसे सर्वाइव, उसको सर्वाइव और सर्टन में कैसे सर्वाइव करना है। 3 दिन भूखा रहना है, 1 दिन भूखा रहना चाहिए, पानी नहीं है, तो नहीं है, जो भी चीज वो सब में रहना सिखा देते हैं। अच्छा, इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। यस, मतलब भूखा रहना पड़ेगा आपको। वो ऑटोमेटिक मतलब वो ऐसे सर्कमस्टेंस से क्रिएट होती है कि आप यू मतलब जज नहीं कर पाओगे कि ये जान के हुआ है। ओके। सर्कमस्टेंस मतलब सडन क्रिएट की जाती है, इसका यू शुड बी रेडी फॉर दीज थिंग्स। ओके जी। वो काम आती है ना, कभी मान लो एवलांच आ गया तो इफ योर माइंड सेट है तो आप यू कैन सर्वाइव ऑन दैट टाइम। अदरवाइज तो आपको यार ये क्या हो गया। तो एडवांस में जो होता है वो फिर सेलेक्ट होता है कि भाई ही कैन फिट माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकता है, कोई पीक क्लाइम, उसमें लिखते हैं सर्टिफिकेट ही कैन क्लाइम एनी पीक। सेहत अच्छी रखने के अलावा इज इट अ वेरी गुड, इज इट अ प्रॉमिसिंग करियर आल्सो? इसमें करियर अब इसके अंदर देखो बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स हो गया, देन आता है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी। तो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या है कि फिर कोर्स होता है। अच्छा। वही 27 दिन का। अगर आपको कैरियर इसमें जाना है तो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स करो। उसमें आपको कौन सा इक्विपमेंट्स काम में कैसा लेना है, क्या है, वो मेथड इंस्ट्रक्ट में सिखाएंगे। कैसे आपको कोर्स कराया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे ग्रेडिंग करी जाती है, वो सिखाएंगे। देन उसके बाद आपने जो सीख लिया, चलो उसमें तो ग्रेडिंग तो होती है लेकिन वो आप कोई भी कर सकते हो। अब आप इसको अगर आपको अपना कैरियर ही सिलेक्ट करना है तो फिर आप अपना एक ड्यूरिंग जॉब या एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। ट्रैक का प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। इतने दिन का राशन बनाना है, इतने दिन का ये करना है, इतने बंदों के लिए क्या क्या आपको चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो तो आपने कोर्स में सीख लिया। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये सीख लिया कि आपको कैसे गाइड करना है। तो ये सब चीज़ों के बाद में आप है ना उसको एज ए प्रोफेशन अगर करना चाहते हो तो एज ए आप अपने एक वो खोल लो, जिससे कि है ना ऑल ओवर इंडिया आपको टूर कराओ, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लो। उसके बाद एक कोई क्लब खोल लो कि भाई मैं इस तरह से ट्रैक कराता हूँ जी। अच्छा, उसका कोई चार्ज फिक्स कर लो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मतलब कोई ट्रैक कराना, हर के दिन एक ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है, 6 दिन में होना है, तो 6 दिन के अंदर आपको 20 बंदे ले जा सकते हो। उसके लिए कितने पोर्टर्स चाहिए, कितना राशन चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो जब आपने कोर्स कर रखे हैं तो आप यू कैन कैलकुलेट एज ए क्वार्टर मास्टर कैलकुलेट खाना का कर को पोर्टर कितना चाहिए। मतलब एक पोर्टर जो है 30 किलो वजन उठाता है, तो 30 किलो वजन के लिए आपको कितने पोर्टर चाहिए, और इक्विपमेंट्स भी चाहिए, और इक्विपमेंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, वो ट्रैक कैसा है, तो वो सब चीज़ें उसमें आ जाता है सब मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में और एडवांस कोर्सेज में। कई जैसे मतलब अदरवाइज जो ऐसे ही चले जाते हैं ना, फिर वो यार यहाँ पर तो ये चीज़ जरूरत पड़ेगी तो है ही नहीं, फिर वो परेशान होते हैं। ड्यूरिंग द ट्रैकिंग आपका जो अब पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं तो नेचुरली फॉरेस्ट भी है, तो वाइल्ड लाइफ भी। हाँ, वो सब कोर्सेज में आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ को फ्लोरा एंड फौंडा, उस पहाड़ में कौन सा पेड़ क्या है, क्या कलर है, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा, इसका नेचर क्या है, उस मतलब इसका नेचर क्या है, इस एरिया के अंदर क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इस एरिया में क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये सब कोर्सेज में आ जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है। हाँ। सो आपका कोई इंटरेक्शन वाइल्ड लाइफ के साथ हुआ जब आपके सामने कोई शेर आ गया हो या कोई और ऐसा जानवर, तो आप लोगों ने उसको कैसे हैंडल किया? नहीं, जनरली क्या है जो ट्रैकिंग ड्यूरिंग ट्रैकिंग में तो शेर मतलब दिखते हैं दूर दूर, जैसे ये बरल बोलते हैं इनको, हिरण और ये नील गाय वगैरह, ये पेड़ जो अपन लोग है ना, जब ये बर्फ़ पड़ रही है तो ये लोग है ना नीचे आ जाते हैं, और बर्फ़ जब जाती है तो ये ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। हाई एल्टीट्यूड होता है, 14,000 फीट के ऊपर हाई एल्टीट्यूड होता है जी। जब बर्फ़ गिरनी बंद हो जाती है जून, मार्च, अप्रैल, मई में, तो बर्फ़ खत्म हो जाती है तो ये हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं।
जितने भी जो है ना लेपर्ड हुए, रीछ हुए, ये सब ऊपर चले जाते हैं। अच्छा जी। तो ये जंगली जानवर मिलते हैं जो हाई एल्टीट्यूड में जो कर रहा है, पीक क्लाइंब कर रहा है या एडवांस ट्रैकिंग कर रहा है, उसको मिल सकते हैं। नीचे लेवल पे ये नहीं आते। कारण क्या है कि फिर इंसान पहुंच जाता है ना वहाँ, तो इंसानों को ये भी अवॉइड करते हैं, इंसान भी अवॉइड करता है इनको। तो नेचर ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, बाय द वे अगर भूखा मरता हुआ आ जाए या वो अलग इशू है, लेकिन ये अवॉइड करते हैं कि लोगों से दूर रहे। जी ठीक। जंगली जानवर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अपने से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, अपने से ज़्यादा समझदार हैं, वो इंसान से दूरी रहना पसंद करते हैं। अच्छा। मेरा अपना व्यू है कि सबसे गंदे अपने स्वार्थ के लिए अपन सब कुछ करते हैं, वो नहीं करेंगे। उनको भूख लग रही तो अटैक करेंगे, नहीं कर। हम लोग अपना कुछ नहीं, मजे के लिए अटैक कर देते हैं। जी 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 जी, एंटरटेनमेंट बना दिया उसको। जी जी, ये फर्क है उनमें और हमारे में, इंसान में। आप बता रहे थे आपका दो इंसिडेंट के बारे में। मैं जैसे अब इसके अंदर तो ये तो हाई एल्टीट्यूड के नहीं है, यहीं के इंसिडेंट, क्योंकि आदमी प्रैक्टिस करता है तो जाता ही है। मैं यहाँ पर एक बार मतलब पहाड़ पे चढ़ता था, फिगर पहाड़ पे आप प्रैक्टिस, इसमें डेली करीब महीने में 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपके जो मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, तो आप नहीं चढ़ पाओगे। अच्छा जी। तो मसल्स को आपको हमेशा ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है। और तो मैं जनरली ये हमारे मैं जयपुर में हूँ, तो राजस्थान के अंदर भगवान की दया से सारे इन्वायरमेंट हैं। अरावली हिल्स भी हैं या टीबे भी हैं, जिसमें थाइज की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्यास, मतलब थ्रस्ट, भूखा प्यासा रहने की इतनी भी आदत पड़ जाती है जी, क्योंकि आप पूरी सुबह से के शाम तक अगर नहीं पानी पियोगे कैसे सर्वाइव करना, वो भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम तो ऊँट हैं। जी जी जी। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है राजस्थान के अंदर इस बारे में। ये मेरा अपना बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, हमारे नेचर ने बॉडी ऐसी बनाई है, वो अपने आप नेचर के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है जी। पहाड़ों में जो रहने वाले, आप देखो बर्फ़ गड़ेगी तो अगर अपन वहाँ पर पहाड़ों में जो रहते हैं लोग बिना गॉगल्स के रहते हैं, अपन जैसे ही अगर पहाड़ों में जाएंगे बर्फ़ पड़ेगी तो उस रिफ्लेक्शन से अपनी आंखें खराब हो जाएंगी, उनकी नहीं होती। अच्छा, क्योंकि उनकी रेटिना जो है ऑटोमेटिक वैसे सेट हो जाती है। अच्छा, सो आप अपना बता रहे थे एक्सपीरियंस विद। तो अब जैसे मैं जाता तो यहाँ पर क्या है कि पहले उस टाइम गीदड़ बहुत हुआ करते, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, भेड़िए बोलते हैं। जी जी। यहाँ पर मतलब जयपुर राजस्थान के अंदर इतने तो गीदड़ थे, इतने हिरण थे, इतने नीलगायें थी, लेकिन सारे खत्म हो गए धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग नेचर को हमने ख़त्म कर दिया या कंक्रीट के जंगल बना दिए जी, इस वजह से वो ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ तो मेरा एक्सपीरियंस ये 90 के आज से पहले का है ये, कि मतलब एक बार मैं ऊपर अकेला ही था तो 25-30 भेड़ियों ने मेरे को घेर लिया। अच्छा जी। तो घेर लिया, मैं दौड़ करके एक पेड़ पर बैठ गया जा करके। उस टाइम हाथ खाली रहते थे, ना तो कुल्हाड़ी ना लकड़ी वकड़ी कुछ हुआ नहीं करती थी जी। तो पेड़ पर जाके बैठ गया, वो पेड़ अभी भी मौजूद है वहाँ। ठीक है। हाँ, और तो सब कटा के, लेकिन वो पेड़ है। अच्छा। वो नीचे बैठा रहा, मैं ऊपर बैठा रहा। अच्छा। आधा पौन 1 घंटा बैठा रहा होगा, टाइम तो कोई नहीं पता, लेकिन बैठा रहा। और वो नीचे से कच्ची बस्ती के लोग, औरतें जो है लकड़ी काटने, जलाने की लकड़ियाँ काटने ऊपर आया करती थी। अच्छा। वो नीचे से आवाज़ करती हुई आती थी, क्योंकि भगाती हुई ऊ करके उनकी एक आवाज़ होती है। अच्छा। जंगली उनकी से जो डर के मारे भग जाए, तो वो करती हुई आई, तो वो भेड़िए उनको देख करके भग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। भग गए तो मैं उनको देखा कि आ रही हैं, तो वो पीले, जनरली क्या है, पीली लुगड़ी पहनती हैं वो। पीला उनका पहनावा जनरली पीला या लाल होता है, जो दूर से दिखे, उनको भी दिखे, और हरे में चमकता है दूर से वो जी। तो वो आपस में एक दूसरे से, मतलब मैं यहाँ काट रहा, लकड़ी काट रही है, वो एक औरत दूसरी लकड़ी 15 मीटर दूर से काट रही है, तो दिखती भी रहती हैं जी कि भाई वो वहाँ काट रही है। और आवाज़ तो होती है, जंगल में आवाज़ बहुत तेज़ होती है, क्यों, साउंड पोल्यूशन नहीं है जी। तो वो तो मेरे को दिख गई कि भाई आ रही हैं औरतें, तो मैंने भी मतलब आवाज़ दी उनको, उन्होंने मेरी तरफ आई, तो वो चले गए। मेरे को बोले, अरे बाबूजी अंडा करना बैठ चाचो। मैंने कहा बैठा इसलिए हूँ कि भैया मेरे को घेर लिया था, अब तो आगे तो बच गया। अरे बोलो जी लकड़ी रखा करो कोई हाथ में। तो फिर वो इस तरह से नीचे उतर के आया। ये एक्सपीरियंस तो हुआ मेरा उस टाइम। फिर मेरा बेटा हुआ, वो 6-7 महीने का था जी। मेरी मिसेज ऊपर, हम लोग जाए ही करते एज यूजुअल, बता रहा हूँ, डेली का रूटीन था। तो मैं ऊपर चढ़ करके एक मंदिर पे उनको खड़ा किया। बेटा मेरी गोदी में था, वो मेरे पीठ पे था, एक होता ना रुकसैक टाइप छोटा था, उसमें मेरे पीठ पे था। मैंने उसको दिखाने के लिए आगे ले लिया, उसको आगे ले करके एक पहाड़ी के ऊपर आके, जब नीचे आप झाँकोगे आवाज़ करोगे तो इको होती है साउंड जी, जैसे कुएं में इको साउंड होती है वैसे इको होती है। तो मैंने उसको यहाँ आगे ले करके मैंने कहा ओम करने के लिए, मैंने नीचे क्या, मैंने एक जगह बना रखी थी, मेरा प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मैं एक्सरसाइज करता था जी, और योगा करता था, मतलब थोड़ा मेडिटेशन करता था जी। तो ओम करा तो नीचे से मुश्किल से 10-15 फीट नीचे
एक लेपर्ड ऊपर चढ़ रहा, मैं नीचे, वो मेरी और उसकी आंखें मिली, अच्छा तो इको साउंड हुई, तो वो भी डरा, ओके क्योंकि वो भी अपनी धुन में आ रहा था। जी मैं भी इतने साल से जा रहा था, मैं तो सोच ही नहीं सकता कोई लेपर्ड होगा, लेकिन वो आपस में आंखें मिली हमारी, और मैंने ओम करा तो वो डरा, वो यू टर्न लेके वो नीचे उतरा और मैं यू टर्न लेके वापस आया। जी 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 फिर मैंने मेरे मैसेज को बताया, देखो वो जा रहा। पहली बार 89 में मैंने 91 में मैंने उस लेपर्ड देखा, जो कि मैं 8 साल से पहले जा रहा था वहाँ लगातार, कभी अच्छा। नहीं दिखा। ओके उसके बाद ही मेरा कुत्ते पे जब अटैक हुआ 90 91 15 16 अगस्त को, वो झारना में नीचे हुआ। वो क्या हुआ था इंसिडेंट के हाँ, बारे में? मैं एज यूजुअल गाड़ी वहाँ खड़ी करता था मंदिर पे गाड़ी खड़ी की, बरसात हो रही थी 15 अगस्त के 16 अगस्त के अंदर। चैन मैंने खोली, कुत्ता मेरे आगे दौड़ रहा, मैं उसके पीछे था। वो पता चला कि एक झाड़ी में घुसा, उसको खुशबू आ जाती है, लेपर्ड की खुशबू आती है। लेब्राडोर भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनको दूर से खुशबू आती है, और ये फैमिली डॉग होते हैं, जनरली फौज वाले इसी को पालते हैं, लेब्राडोर को। ये अच्छा सूंघ लेता है गंदी, मतलब उनको। तो उस झाड़ी में घुसा, उसने उस पर अटैक किया, लेपर्ड ने उस पर अटैक किया। अटैक करते लेपर्ड के सामने कुत्ता क्या अटैक करेगा, उसको गला पकड़ लिया उसने यहाँ से। इतने मैं पहुंच गया, मैं पहुंचा तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, एकदम हक्का बक्का रह गया। लेकिन वो एक कोइंसिडेंट समझ लो, एक लकड़ी वहाँ पड़ी थी फर्स्ट क्लास, पहले से ऊपर उन्होंने रखी हुई थी उसके लिए, बचाने के लिए। मैंने उसको उठा करके, जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर लेती है, जी जी, वैसे ही मैंने उस टाइम सोचने की कहाँ से ताकत आती है वो जाने। ठीक है। मैंने उठाया, उसकी लकड़ी की मारी, उसके यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ते वो जंप लेकर के उसकी पूंछ मेरे यहाँ से निकली बराबर से। अच्छा। तो मैंने फिर दोबारा लकड़ी घुमाई, लेकिन वो लकड़ी उसके लगी नहीं, दूसरी वाली। ओके। वो बस 2 ही बार लकड़ी घुमाई, पहली लगी, दूसरी लगी नहीं। और वो वहाँ से मेरे से 15 फुट दूर जाके खड़ा हुआ और घुर्राया दांत निकाल करके। अच्छा। उसको उस इंस्टेंट को देख आज भी मेरे को कई बार याद आता, मैं बिल्कुल जड़ हो जाता हूँ जी। बिल्कुल मेरे को फिर ऐसे हो गया, हिलने की ताकत नहीं रही जी। और वो कुत्ता मेरा वहाँ जब था, वो फट से मेरे पास आ गया। मैंने कहा रूनी, इतना ही कहा, और हम वो भौंका रूनी भी, वो भौंकते उसने मुंह फेर कर जाने लगा। और कुत्ते ने देखा, वो जब मुड़ गया ना, तो हमारे कुत्ते जी शेर हुए, उसने जंप लेकर के उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करी। उसने जैसे ही पूंछ पकड़ी, उसने ऐसे झटका दिया उस कुत्ते को, 10-15 फुट दूर जाके गिरा कुत्ता। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूंछ में भी इतनी ताकत होती है इनके, कि मतलब वो झटका से, मतलब जो है कुत्ता जो है दूर जाके गिरा जी। अब क्योंकि उसके खून आग लग गई थी, तो चूं करके मेरे पास वापस भग करके आया, क्योंकि फिर वो पेड़ से टकराया जा करके जी। और यार मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे से तो हिला ही नहीं गया, ऐसा सच बताऊं तो। एक तरह से जैसे सुन हो गया मैं। ओके। और बस वो आवाज़ निकली और उसको देखा, और फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे पीछे बैक जैसे होता है ना, उसको देखता रहा। मेरे से थोड़ा नज़रों से थोड़ा सा ओझल हुआ, तो मैं भी थोड़ा दौड़ा और वो भी दौड़ा, कुत्ता मेरे पीछे। और फिर मैंने चैन उठा करके उसका, वहाँ टंकी थी पानी की, उस पानी से मंदिर के पास टंकी पे जो पड़ी रहती है, उस पानी से उसका भी धोया। फिर मंदिर पुजारी ने कहा, बाबूजी मैंने तो मना किया था कुत्ते को मत लाओ, क्योंकि कुत्ता जो है इन जंगली जानवरों का प्रिय भोजन होता है। अच्छा। मैंने कहा इतने साल से आ रहा है, अभी अटैक हुआ। फिर डॉक्टर के पास ले गया उसको, डॉक्टर ने 11 इंजेक्शन लगाए, 11 टाँके लगाए यहाँ पर गले में। ओके। और मैंने कहा डॉक्टर साहब लेपर्ड से अटैक हो रहा है। बोले साहब कुत्ते लड़ मरे होंगे, लिखाएगा लेपर्ड, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं सोच सकता सुबह 7:30 बजे कहाँ लेपर्ड से भिड़े हैं। तो मैंने इसको स्टोरी सुनाई, मैंने कहा ऐसे से हुआ। बोले साहब बच गए आप। मैंने कहा ऊपर उन्होंने इसके वजह से मेरे को बचा लिया, हो सकता है मेरे पे अटैक करता वो। जी जी। अब पता नहीं क्या होता, वो तो ऊपर, हम तो बच गए कि आज भी आपके सामने मौजूद हूँ। ऐसे होते रहते हैं। इसकी कर रहा था 91 में ओली के अंदर एडवांस कोर्स IDP पढ़ों के साथ। पता चला कि वो एडवांस कोर्स में थोड़ा स्लोप ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा जी। मतलब जैसे पहले तो स्लो होता है ना, एडवांस कोर्स में स्लोप ज़्यादा आता है, इसमें कूदना फाड़ना। तो एडवांस कोर्स में था, कूदा, मेरी इसकी जो है अटक गई, बस में फंस गई। मैं सीधा बर्फ में घुसा जा करके फ्रेश स्नो में। अच्छा। और ये एक पाँव आगे निकल गया, एक पाँव नीचे चला गया। और कड़क से इसकी में क्या होता है, ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम होता है। जूते जो होते हैं ना इसकी के, ऑटोमेटिक इसकी में लॉक होता है, जैसे खड़क से खुल जाते हैं, जूते से अलग हो जाती है इसकी। अच्छा। तो एक फंस गई, जो बर्फ़ में फंसी नहीं खड़ी होकर के, मेरा एंगल गलत हो गया था इसलिए फंस गई, नहीं तो निकल जाता मैं भी। लेकिन वो होना था जो मैं फट गया। मेरा माइनस टेम्परेचर होता है बर्फ़ के अंदर, तो उस जब वहाँ पर जी, ये बात है दिसंबर 1990 दिसंबर 30। नेक्स्ट डे 31 तारीख को न्यू ईयर था, इसलिए याद आ रहा है मेरे को। और मैं
कड़ाक से आवाज़ आई तो मैं सोचा स्की के लॉक खुले और मेरी तो टांग टूट करके अलग हो गई थी। अच्छा, हाँ लिटरली मेरी टांग टूट के यूँ अटक गई, दोनों लिगामेंट्स टूट गए। अब जब मैंने इसको यूँ मैंने आगे खोसने, इसको खोल करके खोसे करूँ तो हिले ही नहीं है, तो क्योंकि हिले का ऐसे तो ये तो हाँ डिटैच ही हो गई बॉडी से। अब वो पता चला, मैंने देखा तब जब यूँ सीधा करा तब मतलब आप मैं उस दर्द को भूल नहीं सकता। अच्छा, और बस हे भगवान निकली अब आज। और मैंने कहा क्या, क्योंकि वो तो मेरे आज आईडीबीपी के जो दूसरे मेरे साथ जो कर रहे थे वो तो गए 2-3-4 किलोमीटर आगे निकल गए। अब वहाँ अकेला मैं, अब फिर वो इस ऊपर वाला करने वाला बचाने वाला ऊपर वाला होता है जैसे इसकी मेरे पास दोनों थी। मैंने मेरे इसकी मेरे अब हिम्मत देखो, मैंने उसको जिलाता रहा जिसको इसको टांग को सीधी करी और यूँ करी एक, और इसकी दोनों इसकी मेरे नीचे लगाई। अच्छा, फ्रैक्चर्ड कोई आपने उसके नीचे सील लगा? नहीं मतलब यूँ कर लिए ना, पाँव यूँ कर लिए। ओके, इस ये पाँव तो ये तो ठीक था ना, इस पाँव को उठा करके ना यूँ इसके ऊपर रखा। इस पर रखा। और जूते तो थे ही ना मेरे, जूते तो मतलब खुल गया था। इसकी को मेरे उठा करके यूँ करके, मतलब अब कितना टाइम लगा, क्या हुआ भगवान मालिक है, वो लेकर करा वो करके। उसके बाद ना इस मतलब मेरा जो मफलर था ना, मफलर से इसकी को बांधा। ओके, मतलब मेरे दोनों टांगों के यहाँ, ओके, जिससे कि अलग नहीं हो जाए। और मतलब जाड़ भेजता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा। मैं जानता हूँ जब उसको डिस्क्राइब करना बेकार, हाँ पेन बहुत ज़्यादा पेन था। और मैं वहाँ से 4 किलोमीटर आया घसीटता हुआ नीचे, ऊपर नीचे से। ओह, और नीचे आया आकर के तो उन्होंने देखा कि यार ये आ रहा है, कौन आ रहा है, तो वो चमकता तो है ना। हमारे जो विंडशील्ड है वो ये होते हैं रेड होते हैं, तो बर्फ के अंदर दूर से चमकते हैं। या तो डार्क ब्लू होंगे, ब्लैक होंगे, या तो रेड होंगे जी बर्फ के अंदर। जब इंडियन गवर्नमेंट मतलब फौज की होती है वाइट, कि वाइट में छुप जाए, दिखे नहीं। ठीक है, आर्मी का वो होता है भी चलो पता भाई नहीं लगे तो लड़ाई करनी है तो वाइट पहनता है। विंडशील्ड वगैरह वो जो विंडशील्ड हुए या फेदर जैकेट्स होती हैं वो माइनस वाइट होती हैं, सैचन के एशियन में वाइट होती हैं, जिससे कि दिखे नहीं। और हमारी होती हैं रेड या ब्लू, जो मतलब दूर तक नजर आ जाए कि भाई कोई है बंदा। ठीक है, तो उन्होंने आपके फिर साथियों ने देखा? उन्होंने नीचे साथी तो वहाँ तक ऑल ओवर इंडिया आते हैं ना, देखा भाई आ रहा है, तो बोले वो वहाँ तो दुल्हन ही बोलते थे भाई हम तो, वो कैसे रह गया, तो बोले लड़कता तब आना। फिर वो अब स्लोप तो यूँ था ना, वो चढ़ के आए, टाइम लगा, तो देखा कि ये खून ही खून था, हो गया सब कुछ हो रहा था। फिर वहाँ से बस वो जैसे ही आए ना, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे एयरलिफ्ट करके बरेली हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में कराया। 3 महीने का प्लास्टर चढ़ा। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया मिस्टर दुल्लर यू आर फिनिश्ड। उसके बाद 17 पीक क्लाइंब करी मैंने। अच्छा, हाँ। क्या बात है, आफ्टर दैट इंसिडेंट 17 पीक्स आपने क्लाइंब? तो मैं ये माइंड सेट है। इसको दुरुस्त करने का तरीका यही है कि साइकिलिंग। अच्छा, साइकिलिंग करी और दौड़ता रहा, साइकिलिंग करी, दौड़ता रहा। मतलब डॉक्टर्स ने तो रिजेक्ट कर दिया था मुझे। अच्छा जी, सो डॉक्टर ओपिनियन इज नॉट द लास्ट ओपिनियन, योर ओपिनियन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तैसी तो ये एक तो आपने बताया था कि एक बार आप लोग एडवांस कोर्स या किसके लिए गए थे, तो वो एक बहुत तगड़ा स्टॉर्म आया था। वो तो एवलांच था ना, एवलांच से दब गए थे हम लोग। हाँ, वो क्या था वो? अब ये तो बहुत इंसिडेंट है। हम मतलब एक कीर्ति स्तंभ पीक क्लाइंब करने गए थे। अच्छा जी, कीर्ति स्तंभ पीक क्लाइंब कर, IMF होता है, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन का कोर्स, मतलब वो एक होता है जिसमें वो पीक क्लाइंब कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया सेलेक्टेड ही आते हैं, सारे क्लाइंबर्स ही आते हैं जी। और उसमें मतलब दे मतलब ये मैंडेटरी है कि मतलब ही इज एक्सपर्ट। ओके, इक्विपमेंट्स आप लो और पीक क्लाइंब करके आओ। ठीक है, तो हमारे को हमारी टास्क में था सीधे पीक क्लाइंब करना जी। और दूसरे ग्रुप में भी था आपको भारतीय कुंटा करना या केदार डोंग, ये सब 22,000 फीट के ऊपर की क्लाइंबिंग थी। क्लाइंब करे थे, हमारा समिट कैंप टाइप ही था जी। तो शाम तक एवरीथिंग वाज ओके, टेंट लगा लिए, खाना वाना खा लिया। जनरली जब सुबह मॉर्निंग में जब समिट कैंप लगता है तो सुबह 3-4 बजे उठ के चल देते हैं हम लोग जी। ये पीक जितनी भी होती हैं आप देखो ऑल ओवर वर्ल्ड 11 बजे से 12 बजे से पहले कर लेते हैं पीक क्लाइंब, अदरवाइज बाद में हमेशा मौसम खराब हो जाता है। अच्छा जी। मौसम हमेशा ऊपर हाई एल्टीट्यूड में मौसम 11 बजे बाद में ख़राब होने लग जाता है, या तो वाइट आउट हो जाएगा या तूफान आने लग जाएंगे या ऐसा। तो हमेशा रात को या तो रात को 12 बजे पीक क्लाइंब होगी, मतलब 12-1 बजे से लगा के सुबह 10 बजे से पहले पीक क्लाइंब हो जाती हैं। ओके, मिडनाइट से लेके सुबह 10 AM। हाँ ठीक है, 11 बजे। अदरवाइज तो और ऊपर वाला कोई मिरेकल हो जाता है, अदरवाइज तो पूरे दिन तो संभव ही नहीं है। 11 बजे बाद 12 बजे बाद तो वाइट आउट चालू हो ही जाएगा। ओके।
तो वहाँ पर हम लोग टेंट लगा दिया, खाना वाना खा लिया, शाम को 6-7 बजे अपने खा को के अपने मतलब सुबह सबमिट कम के हिसाब से सामान इक्विपमेंट करके तकिए के नीचे फेदर जैकेट्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह को जमा करके भाई ये सुबह ये लेना है, ये करना है, ये करना करके ये रोप अप होना है, ये करके तीनों हम एक टीम में तीन मेंबर होते हैं जो रोप अप होते हैं। रोप जब भाई कोई गिरे या करवास होते हैं, जिसमें फर्स्ट करवास होते हैं जो बर्फ़ के अंदर फटके के 100-150 फुट अंदर फट जाती है बर्फ़, उसको करवासेस बोलते हैं। वो सबसे ज़्यादा डेंजर है। तो भाई ऊपर फ्रेश स्नो पड़ गई, नीचे करवास है, आपका पाँव चला गया तो वो नीचे घुस जाओगे, सीधे अंदर चले जाओगे। तो रोप अप करते हैं 3-3 जने, जैसे कि अगर एक चले जाए तो दो फट देसी ना, उसको होल्ड कर लें जो पकड़ लें। एक जना सरक भी जाए तो तीसरा अटका रहे जी। और आइसैक्स होती है वो हम जब बर्फ में गाड़ देते हैं, तो वो एक तरह से झटके में हमारे कमर में बंधे रहते हैं और कैराबिनर में अटके रहते हैं। ओके, सब चीजें हमारे सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन टूल कि आप उसको गाड़ दें और ताकि होल्ड कर सकें। एक तरह से मतलब मैंडेटरी है, कोर्सेज के अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, सीख जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग सब सेट थे और सो गए। रात को तूफान वगैरह आया तो एवलांच आया, और एवलांच आकर के हमारा टेंट दब गया। तो क्या है कि मैं साइड में एकदम मतलब रॉक की तरफ था, बीच में एक लड़का दूसरा था, लाइट में लास्ट में एक मणिपुर का लड़का था, धर्मेंद्र करके, चौबा करके वो था। वो उसने करवट बदली तो बोले उसको हिला नहीं गया। ओके भाई बर्फ गिरी तो हिला कैसे? ऊपर से हाँ, ठीक। तो बोले जेंटलमैन वी हैव बरीड, जैसे माएँ बच्चा मतलब पेशाब करते खड़ से जग जाती है ना, वो चीज़ें हमारे नस में आ जाती है कि मतलब कोई माइनस टेम्परेचर लेकिन एक्टिव, ठीक है। जैसे फौजियों के गोली पड़ी खड़ से एक्टिव राइफल के अंदर हाथ जाएगा जी। वो चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं वहाँ पर, और ये चीज़ उसके डेली लाइफ के अंदर हो गई एक तरह से जी। तो वो एडवांस कोर्स में जब ए ग्रेड और जब सर्चर में ए ग्रेड आता है, दैट मीन्स वो ही इज एक्सपर्ट। ओके, तो फिर वो मतलब फटाक से हम लोगों ने पढ़ते, मैंने कहा लाइट फट से टॉर्च पे हाथ गया, लाइट जलाई, देखा तो मैंने कहा यार तो हाथ ऊंचा किया तो उठ ही नहीं रहा हाथ, तो टेंट तो 3 फुट ऊंचा होता है। तो मैंने कहा मामला गड़बड़ हो गया। तो डाउन शेप होते हैं टेंट, जैसे बर्फ यूं गिरती रहे, तो वो इस तरफ दबी ना, तो ये दब गया, और हमारा वाला दीवार की तरफ था, तो मैं सेफ, मैं थोड़ा बचा हुआ था जी। तो मेरा तो हाथ, तो मैंने लाइट जलाई, तो मैंने कहा, तब मैंने देखा यार ये तो अंधेरा है ना, तो ये थोड़ी पता है कि, तो फिर है ना हाथ मतलब धर्मेंद्र ने हाथ दिया तो चले नहीं, अरे मैंने फट से घूम गए, उल्टे होकर के 1 2 3 करके उसको ऊंचा करे बर्फ को। अच्छा, और फटाफट वो अपने सिराने जो लगा रखे फेदर जैकेट वो पहनी, वो काम भी चल रहा है, 3-4 सेकंड 5 सेकंड में सब सारी काम हो गया। अच्छा, और चैन खींच ली, करा लिया, अब जूते तो सिंगल लेयर जूते पहन रखे हैं, आउटर बाहर पड़े हैं, टेंट के बाहर रखते हैं। फट से रोप जो थी, फट से हमारे फिगर ऑफ 8 होती है, उसमें बांधी रहती है, वो खट से कैराबिन में चली जाती है। वो डाले, सबने रोप अप हो गए। मैंने कहा चलें, तो बस इशारे होते हैं सब ये। तो मैंने आइसैक्स उठाई, फाड़ा, मैंने टेंट को फाड़ दिया, टेंट को फाड़ते फटते सी बर्फ अंदर आई। तो अब मैंने कहा आने दो, उस टाइम ये थोड़ी बर्फ अंदर आ रही है तो मतलब उसको झड़काएंगे ना, मतलब मैंने आगे हो गया, जैसे कुत्ते खोते पीछे बर्फ फेंकता जाए और वो पीछे सरकाते जाए, मैं आगे चलता गया, मतलब मुश्किल से मैं तो पूरा बर्फ पे चला गया था। और फिर आगे जब मैंने फिर आइसैक्स मारी तो मेरा हाथ हवा में घूम गया। ओके, मतलब 6-7 फीट आप लोग नीचे रहे होंगे। हाँ, बर्फ के अंदर निकल गए यूं वर्टिकल। ओके, और निकल करके जैसे हवा लगी तो मेरी एक बार मतलब तेज तूफान था, वो वहाँ के 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफान चलता है, आदमी उड़ जाता है, लेकिन 70-80 किलोमीटर का आदमी उड़ जाता है, मतलब 100-200 किलोमीटर का आदमी उड़ जाता है, केजी आदमी। ओके, तो हमारे 35 किलो वजन पीठ में रहता है, हम ही उड़ जाते हैं जब भी रोप अप होते हैं। ओके, और बंधे रहते हैं रस्सियों से। ठीक है, ऐसे मजाक नहीं, डेंजरस वाला मामला होता है, लेकिन जो ये भी एक अलग एडवेंचर है, अलग मजा है, नशा जिसको बोलते हैं। फिर मैं निकला, फिर मैंने पाँव निकाल करके धीरे से बाहर निकाल के उसको बीट करके खड़ा होकर के फिर मैंने जो धर्मेंद्र मेरे पीछे था लड़का, उसको खींचा, मैंने कहा आजा, वो आ गया, उसने बीट किया, फिर चौबा आया, वो आ गया, तीनों जने करके हमने प्लेटफॉर्म बना लिया खड़े रहने का प्लेटफॉर्म में। अंधेरा मतलब वाइट आउट हो रहा था, दिखने सफ़ेद बर्फ तूफान। हम लोगों ने कैप वैप लगा ली अपनी, फेदर जैकेट में कैप होती है उसको लगा के चैन खींच ली, इतनी खुली रही, और बैठ गया आंख बंद करके। और वो तूफान चलता रहा, सूं 2-3 घंटे, कितने देर बैठे रहे। सुबह वाइट नज़र आने लगा
तब देखा कि नीचे हमारे दूसरे टेंट वाले भी जो लगे हुए थे दूसरे, वो सब आधे पर्दे उड़ गए थे, हमारा मैच टेंट उड़ गया, सामान उड़। तो फिर मैंने कहा यार, फिर उसके बाद फिर हलो हलो होने लगी। बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोले यार ऐसे हुआ। तो ठीक है, मतलब वो सब होने के बाद में एवरीथिंग वाज नॉर्मल, जैसे वही कुछ हुआ ही नहीं। जी। फिर हम लोगों ने अपने जूते वूते निकाले, जूते वूते निकाल के, अब टेंट वेंट में तो कहाँ चीज़ ढूंढने के, हमारे रुकसैक है, थोड़ा रुकसैक निकाल पाए हम लोग, तो टेंट फाड़ के जिस रस्सी से हमने रुकसैक निकाल लिए, लेकिन वो हमारे मेरा कैमरे थे वो सब रह गए भाई। फिर पोर्टर बोले, हमारे कर्नल, मतलब कर्नल साहब थे, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई कि मैं पोर्टर्स भेजता हूँ। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे सर, तूफान में। दूसरे दिन फिर बर्फ पड़ी ऊपर। अच्छा, तो फिर दब गए, और दब गए होंगे, तो वो टोटल लॉस होते हैं ये तो। बॉडी नहीं मिलती साहब, 10 साल 100 साल पुरानी बॉडी मिलती है कई बार बर्फ में दबी। अच्छा, हाँ, एक मतलब हमारे, अभी आपको एक केस बताऊं, ये जब चली बर्फ में दबी, हमारे साथ एक अशोक पटेल करके गुजरात का लड़का था, सूरत का। ओके। तो ये भी कोर्स करता था, तो ये फिर एज ए लाइसेंस सेल ऑफिसर बन गया, एज ए बता रहा हूँ ना जिसके इसका कैरियर। तो लाइसेंस सेल ऑफिसर होता है, तो उसको कोर्स एज ए मतलब गाइड के एज ए गाइड होता है, उसको पर डे 2000 रुपये पर डे मिलते थे उस जमाने में। आज तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे जी। तो 10 दिन के अंदर 1.5 रुपये मिलते थे उसको, मेरे को ऐसे पता है। अच्छा जी। हाँ, तो वो एज ए एक कंपनी थी, नोनकुंड एक पीक पड़ती है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नोनकुंड एक पीक पड़ती है जो अपने अमरनाथ का नाम तो सुना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अमरनाथ की साइड में पड़ती है नोनकुंड एक पीक। उसको कराना एक इंग्लिश जापानी कंपनी, वो एक था एक्सपीडिशन, उसके साथ एज एलो था, लाइसेंस सेल ऑफिसर। चला गया, वापस भी आ गया, पोर्टर नहीं आए। अब ये जिम्मेदारी उस लाइसेंस सेल ऑफिसर की, सारे पोर्टर भी आ जाए, क्यों सामान तो पोर्टर्स के पास रहता है, और जापानियों का पोर्टर मतलब फॉरेनर के साथ था। तो वो देखने के लिए वापस ऊपर गया, तूफान आ गया, उसमें दब गया। ओह माय गॉड। 3 साल बाद हम लोग गए, मैं नहीं गया, मेरा एक मित्र गया, संतोष यादव का आपने नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्टर है, जो हरियाणा की रहने वाली है, रेवाड़ी की। माउंट एवरेस्टर 2 बार क्लाइंब कर चुकी, वो पद्मश्री अवार्ड है। ओके। तो वो वहाँ गई, तो वो नूनकुंड पीक क्लाइंब करने गई। तो क्या है कि वॉशरूम करने के लड़की पत्थरों के पीछे ही जाते हैं साइड में, भाई वो वहाँ कोई ये तो है नहीं कि बस वॉशरूम बने हुए हैं जी। तो वहाँ गई, तो उसने क्या है कि उसको एक दस्ताना दिखा, चमकता हुआ लाल रंग, ब्राइट कलर पहनते हैं दूर से, उसने उसके मारी लात। वो अशोक पटेल का हाथ दबा हुआ था, वो पत्थर बना हुआ था ना, वो लात मारी तो निकले नहीं, वो दस्ताना निकले कैसे, क्योंकि वो तो हाथ में फंसा हुआ था। उसने फिर लात मारी, वो अशोक पटेल का हाथ निकला। वो तो अशोक पटेल, मैं बोला कि वो 3 साल बाद में उसने उस लाश को वहाँ ढूंढ लिया। मतलब बॉडी रिकवर्ड आफ्टर 3 years। 3 years। ओह माय गॉड, बंदे के बचने का तो चांस नहीं, बॉडी भी जो है वो आफ्टर इंटैक्ट पड़ी रहती है। ओके। तो अब ये माउंट एवरेस्ट के अंदर आगे जो कम से हजारों लाशें पड़ी हुई हैं इस टाइम अभी भी। तो ये जो वहाँ पे करवासेस के अंदर पिक्चर बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, वैसे उसमें थोड़ा शोबाजी ज़्यादा कर दिया, अदरवाइज टफनेस से ज़्यादा होती है जितने उन्होंने दिखाया। K2 पीक क्लाइंब करना करते हुए दिखाया उसमें। ओके। 15 जने जाते हैं, 15 मर जाते हैं, 2 बचते हैं कुल। अच्छा, नहीं पर अभी तो ऐसे जैसे अब तो बहुत सेफ हो गया। अच्छा, अब तो आप 75 लाख रुपए दो, आपको माउंट एवरेस्ट पे ले जाके बिठा देंगे। अच्छा, मतलब क्या वो बाय एयर लेके जाते हैं? अरे कहा गया, गोदी लेके चले जाते हैं, मतलब अपने जैसे कार्ट लेके नहीं चलता चाहे पोर्टर्स, वो लेके चले जाते हैं। अच्छा, और वहाँ पर गर्म पानी देंगे, आपको खाना देंगे, नाश्ता देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे। ये टूरिस्ट हो गया, और एडवेंचर नहीं दे सकते, टूरिज्म हो गया ये, मतलब इसको ना कि आप कैरियर जिसको बोलते हैं, ये चालू हो गया। नेपाल ने तो ये चालू कर रखा है। 25 लाख रुपए में आपको खुद को चलना पड़ेगा, आपको खुद को सामान पड़ेगा, आपको मतलब टेंटों में रुकाने की, खाने की व्यवस्था सारी वो करेंगे। माउंट एवरेस्ट तूफान आया तो नहीं चढ़ा पाएंगे, आपको बेस कैंप तक, मतलब साउथ को लेक पड़ता है 25,000 किलोमीटर पे, वहाँ तक ले जाएंगे और फिर वापस ले आएंगे। ओके। अलग अलग पैकेज है, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, ऐसे 350 आदमी लाइन लगी रहती है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक दिन में। सो ये जो हमारे ब्रीदिंग कैपेसिटी है, हमारी बॉडी है, अगर हम ये अरावलीज पे भी ट्रैकिंग कर रहे हैं तो हाउ गुड दे बिकम? इट्स बिकम गुड। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कोविड के अंदर 2 साल कोविड रहा, आई वाज इन ऑन द रोड। अच्छा। हाँ, मोर ओवर मैंने कम से कम 50 आदमी हॉस्पिटल जाकर के इनकी सेवा करी, मेरे तो कोविड नज़दीक भी नहीं आया। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड आपने जाके? अच्छा, ठीक है। मतलब ये सारी लंग्स की थी, मेरे तो खांसी भी नहीं, छींक भी नहीं आई। ठीक है जी, ठीक है। ये प्लस पॉइंट कोविड। तो तब आप ऑलरेडी 70 इयर्स थे?
सारी 70 का लंग्स इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी में, या तो स्विमिंग में बन सकते हैं या तो माउंटेनिंग बन सकते हैं। वीरेंद्र कुमार दुलर जी, आपने हमें इतनी सारी एडवेंचरस बातें बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ ही में ट्रैकिंग को एज ए करियर लेने का एक बेसिक एडवांस, ये दो अलग अलग जो कोर्सेस है इसका इंट्रोडक्शन कराया। प्यारे दर्शकों, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਝਲਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ एक्सपीरियंस ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इनसे एक सबसे बड़ी बात और भी सीखे कि आप किसी भी सर्कटांस में और सर्कटांस में सर्वाइव करना सीख जाओगे, घबराओगे नहीं। और वो सबसे ज़्यादा ये ट्रैकिंग सिखाती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें घबराता नहीं है उस आदमी। और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी जी जी। और ये अब पुराने ज़माने के लोगों ने भी कहा है कि हेल्थ सबसे प्रायोरिटी, हेल्थ इज़ नंबर 1, उसके बाद आती हैं सब चीज़ें। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਰਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹੋਰ ਸਫੇਅਰਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਦੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।